हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवीन एजुकेशन में। इस वीडियो में दोस्तों 8th क्लास का जो स्कॉलरशिप है उसका पेपर पहला जो है गणित और हिंदी, उसमें से जो गणित विभाग है मतलब दूसरा विभाग जो है उसके सभी 50 क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन जो है उसको यहाँ पर सॉल्व करके दिया जा रहा है दोस्तों। और शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताई जाएगी कैसे आप एग्जाम में अधिक से अधिक मार्क ले सकते हो, आप कैसे मेरिट में आ सकते हो, उसका शानदार तरीका दोस्तों यहाँ पर बताया जाएगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर जो है देख लेते हैं 1 + p, ठीक है, अपॉन p दिया हुआ है, ठीक है, इंटू 1 - p अपॉन p, इस प्रकार से दिया हुआ है दोस्तों। इसको सॉल्व करना है। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, अगर आपने एक्सपेंड फॉर्म कैसे लिखा जाता है, a + b इंटू a - b, इसका एक्सपेंड फॉर्म जो है दोस्तों कैसे लिखा जाता है ये आपको पता होना चाहिए। लिखा जाता है a² - b², ठीक है, a² - b²। बस दोस्तों ये अगर आपको पता है, ठीक है, ये आपको पता है तो आप बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर पाओगे। क्या करना है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि ऊपर वाले को आपको ऊपर वाले से इंटू कर देना, नीचे वाले को नीचे वाले से इंटू कर देना है। तो क्या हो जाएगा 1 + p इंटू 1 - p, ठीक है, अपॉन p²। दोस्तों अब आपका आंसर मिल चुका है। 1 1 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस b² मतलब p², ठीक है, अपॉन p²। दोस्तों 1 का स्क्वायर लिखो, या अगर यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस p² अपॉन p², ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है दोस्तों आपका आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार से शॉर्टकट में बड़ी आसानी से आप लोग जो है डायरेक्ट भी इसका आंसर निकाल सकते हो दोस्तों। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 ने बताया कि किसी गोले का पृष्ठफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, उसके 2 गुना त्रिज्या वाले मतलब डबल त्रिज्या वाले दूसरे गोले में पृष्ठफल के संबंध में अलग पर्याय निम्न में से कौन सा होगा, ठीक है। तो गोले का पृष्ठफल सबसे पहले दोस्तों हमको निकालना होगा। क्या बोला, किसी गोले का पृष्ठफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, तो गोले के पृष्ठफल का सबसे पहले आपको फार्मूला लिखना होगा कि गोले का पृष्ठफल बराबर क्या हो जाएगा 4πr², 4πr²। गोले का पृष्ठफल 4πr²। अब बोला क्या है, उसके दुगुना त्रिज्या वाला, मतलब यहां पर जो है जो भी त्रिज्या आएगी उसकी डबल त्रिज्या वाला, ठीक है, दूसरे गोले के पृष्ठफल के संबंध में गलत पर्याय निम्न में से कौन सा होगा। तो सबसे पहले गोले के पृष्ठफल निकाल का फार्मूला जो हमको यहाँ लिख देना है, और पहले हमको r निकालना होगा दोस्तों। यहाँ पर यदि आपको r पता हो जाता है तो बड़ी आसानी से आप जो है ये फिर निकाल पाओगे, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पर गोले का पृष्ठफल कितना है 616 बराबर 4 × पाई, मतलब क्या हो जाएगा 22/7 × r²। अब दोस्तों आगे क्या कर लेना है, r² आगे ले लेना है आपको। r² इक्वल टू क्या हो जाएगा 616, ठीक है, 616 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 1/4 कर देना पड़ता है, ठीक है, ऊपर में 1 ले लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा आपको, इंटू अब इसको भी इन्वर्स करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, तो 7/22। अब आगे की प्रोसेस कर लेना है हमको। क्या हो जाएगा आगे, इसमें आगे क्या हो जाएगा कि r², तो यहाँ पर कट जाएगा 4 से 154 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आगे लिख लेना है आपको, क्या लिखना है 154 इंटू 7/22। अब दोस्तों 22 से भी यहाँ पर जो कट जा रहा है कितने बार में, 7 बार में कट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर r² जो है r² इक्वल टू कितना हो चुका है 49। अब इससे आपको ये पता चल गया, अब r² इक्वल टू 49, तो r मतलब क्या हो जाएगा, r इक्वल टू क्या हो जाएगा √49। अब √49 का ही मतलब हो गया r इक्वल टू 7। अब बोला क्या है, अब इसके आगे की प्रोसेस करना है। किसी गोले का पृष्ठफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, उसके आधार पे हम लोगों ने r निकाल लिया दोस्तों, ठीक है। अगर गोले का पृष्ठफल हमको बताता तो उसी के बेस पे हम लोगों ने निकाली, क्योंकि गोले के पृष्ठफल का फार्मूला है 4πr²। अब उसके दुगुना त्रिज्या वाला, मतलब यहाँ पर इसकी त्रिज्या कितनी थी 7 थी, अब उसकी हो जाएगी 14, ठीक है। दूसरे गोले में पृष्ठफल के संबंध में गलत पर्याय निम्न में से कौन सा होगा, ठीक है। तो अब इसके आधार पर दुगुना त्रिज्या वाला मतलब यहाँ पर 14 ले लेना है। अब गोले का पृष्ठफल, अब दोस्तों यहाँ पे क्या कर लेना है हमको, इधर ही आगे हम लोग कर लेते हैं कि उसका क्या हो जाएगा, ठीक है। दूसरे गोले में पृष्ठफल के संबंध में गलत पर्याय निम्न में से कौन सा होगा। पृष्ठफल जो है मतलब उसका क्षेत्रफल कितना होगा तो वो हमको निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर 616 था जिसकी त्रिज्या जो है वो 7 थी, अब निकालना है 14 वाला, ठीक है। तो वही क्या लेना पड़ेगा, गोले का पृष्ठफल
का फार्मूला क्या है, 4 इंटू 22/7 इंटू यहाँ पर 14 इंटू 14 ले लेना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि अब r जो है वो क्या है, डबल है इसमें, ठीक है। तो इसके बेस पे हम लोग को निकाल लेना है। तो आंसर हमारा आ जाएगा अभी, अगर आप यहाँ पर काटोगे तो 7 दूनी 14, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 88, और भी देखो आप कुछ काट सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो नहीं काट सक रहे, यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 88, सॉरी 44, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, ठीक है, 44 हो जाएगा दोस्तों। 4 इंटू 44 इंटू 14, तो यहाँ पर आंसर आपका आ जा रहा है टोटल 2464 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेमी का वर्ग वर्ग सेंटीमीटर सॉरी वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार से जो 2464 जो हमारे यहाँ आंसर है, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 3 4, तो पृष्ठफल 2464 वर्ग सेंटीमीटर होंगी, ये सही है। गलत पर्याय चुनने बोला है, पृष्ठफल 1232 वर्ग सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ पर जो है 1232 ये गलत है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा अभी आंसर हमको मिल चुका है। तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है ये हमारा ऑप्शन आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा आंसर है। और तीसरा बोला है पहले वृत्त की तुलना में पृष्ठफल 1848 वर्ग सेंटीमीटर से अधिक होगा। तो देख लेते हैं, पहले का पृष्ठफल कितना था, 616 था, और अभी कितना है 2464, दोनों में डिफरेंस कितना आना चाहिए, देखो यहाँ पे 14 6 4 8, ठीक है, यहाँ पर 5, यहाँ पे 4, और यहाँ पे बच जाएगा 14 में से 6 गया, 4 4 8, और यहाँ पर आएगा 1848। देखो देख रहे हो दोस्तों आप कि यहाँ पर 1848 डिफरेंस आ चुका है पहले वाले पृष्ठफल में और दूसरे वाले पृष्ठफल में, ठीक है। पहले वृत्त के पृष्ठफलों की तुलना में 4 गुना अधिक होगा, ये भी बराबर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका आंसर है। मैं यहाँ पर टिक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, आप समझ लो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है, ऑप्शन नंबर 2 ये आपका आंसर है। इस प्रकार से आपको निकाल लेना है। सबसे पहले क्या बोला था, जिसका पृष्ठफल दिया हुआ है उसका आपको पहले क्षेत्रफल निकाल लेना था, उसके बेस पे क्षेत्रफल ऑलरेडी दिया हुआ है, क्षेत्रफल के बेस पे आपको जो है यहाँ पर क्या निकालना था, एक्चुअली त्रिज्या निकालना था, ठीक है, उस गोले का, वो हम लोग निकाल चुके हैं। और उसके बाद में जो उसकी डबल त्रिज्या वाला जो गोला था उसका भी हमको जो है पृष्ठफल का क्षेत्रफल निकाल लेना था, ठीक है दोस्तों। इसके पश्चात जो क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं हम लोग। 28 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है, दिव्या रानी ने एक वस्तु का माप करके उसे 4 प्रकार से नीचे दिए गए पर्यायों में लेखन किया है, उस पर्याय में से कौन से 2 पर्याय समान है। तो यहाँ पर जो है 12 किलोग्राम और 175 डेकाग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि 1 मीटर जो है, 1 मीटर वैसे 1 ग्राम, ठीक है, वैसे 1 लीटर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 10 मीटर मतलब 1 डेकामीटर होता है, ठीक है, 10 मीटर मतलब 1 डेकामीटर, ठीक है। इसके बाद 100 मीटर मतलब 1 हेक्टोमीटर, वैसे ही 1000 जो है मीटर मतलब होता है 1 किलोमीटर। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कुछ दिया हुआ है 12 किलोग्राम और 175 डेकामीटर, तो डेकामीटर बोले तो 175 डेकामीटर यहाँ दिया हुआ है। 175 1 डेका मतलब होता है 10, तो 175 मतलब 1750, ठीक है, 1750 मतलब 12 किलोग्राम क्या हो जाएगा, 12 किलोग्राम पहले के हिसाब से 12 किलोग्राम, और 1750 जो है क्या हो जाएगा ग्राम, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए कि 150 किलोग्राम मतलब होता है, क्योंकि एक जो है 10 ग्राम मतलब 1 डेकाग्राम, तो 175 इंटू क्या करना पड़ेगा, 10 करना पड़ेगा, तो 1750 हो जाएगा, 1750 ग्राम। अब दूसरा देखते हैं 13 किलोग्राम और 750 ग्राम, सॉरी 75 ग्राम, 13 किलोग्राम और 75 ग्राम, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सेम है क्या, 12 प्लस दूसरे का, और भी देख लेते हैं हम लोग अलग अलग, ठीक है। तो 12 किलोग्राम परफेक्ट हो गया। उसके पश्चात 135 हेक्टोग्राम, 135 हेक्टोग्राम का मतलब क्या हो गया, हेक्टो मतलब 135 हेक्टोग्राम बोला है, ठीक है, हेक्टोग्राम। इसका मतलब यहां पर जो चौथा है इसका होता है 13.5 किलोग्राम, क्योंकि हेक्टोग्राम दिया हुआ था, और 250 ग्राम, ठीक है, 250 ग्राम यहां पर हो जाता है चौथे का 13 किलोग्राम, मतलब ही हम लोग बोल सकते इसको 12 किलोग्राम, और कितना हो जाएगा 500 प्लस, और यहाँ पर 1000 निकाल लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1750 ग्राम, ठीक है। ऐसे पहले में 12 किलोग्राम और 175 डेकाग्राम,
तो यहाँ 12 किलोग्राम और 175 डेकाग्राम, 175 डेकाग्राम बोला गया, इसका मतलब 10 ग्राम मतलब 1 डेकाग्राम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 175 डेकाग्राम, इसका मतलब ही हो जाएगा कि 1750 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर 135 हेक्टोग्राम है, 135 हेक्टोग्राम और 250 ग्राम मतलब 13,500 ग्राम, ठीक है। 135 जो है 135 हेक्टो मतलब हो गया, इसका मतलब ही हो गया 13,500, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 135 हेक्टो का मतलब ही हो गया 13,500, 13,500 मतलब 13,000 बोले तो 13 किलोग्राम और 500 ग्राम, 500 प्लस ये 250 मतलब 750 ग्राम। अगर तो यहाँ पर भी सेम हो जाएगा 12 किलोग्राम और 1750 ग्राम, ठीक है दोस्तों। तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम न लेते हुए आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर 4 ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट और उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, संलग्न वर्ग आकृति जो है, यहाँ पे एक वर्ग आकृति दी हुई है। इसमें क्या दिया हुआ है, MNOP की भुजा 18 सेंटीमीटर है। MNOP जो बड़ा जो वर्ग आकृति है उसका एक्चुअल में भुजा जो है 18 सेंटीमीटर है। बिंदु X और Y यह क्रमशः भुजा MP और भुजा NO का मध्य बिंदु है। X और Y ये दोनों जो है मध्य बिंदु है। तो रेखांकित भाग का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा। रेखांकित भाग का अभी सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर थोड़ा क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला यदि आपको पता है और यदि आप निकालते हो, ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेने का पहले ऊपर वाले का टोटल और उसमें से इसको माइनस कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 162। यहाँ पर आपका 162 ये आंसर आ जाता है। तो आप लोगों ने जो है क्षेत्रफल पढ़े हो, वर्ग क्षेत्रफल बराबर जो भी फार्मूला उसका लगेगा, ठीक है, वो आपको यूज करके इसके बेस पे आपको निकाल लेना है। तो आपको वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला आना चाहिए। इसके बाद जो है हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर जो है हमको क्या करना है, एक्चुअली इसको इससे जो है भाग देना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाग की जहां प्रोसेस होती है तो हमको इन्वर्स कर लेना होता है, ठीक है। क्या कर लेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो कैसा लिख देंगे इसको अभी 16xy प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 16x का स्क्वायर, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। अब यहाँ पर इंटू में क्या हो जाएगा 4x माइनस 2y, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा 2y प्लस 4x, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आ जाएगा, इसको इन्वर्स कर देंगे। यहाँ पर 16x का स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर, इस प्रकार से आपको ले लेना है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा लंबा इसको मैं खींचूंगा नहीं, आपको शॉर्टकट में इसको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग जो है इसको शॉर्टकट में अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, अभी इसको हम लोग को क्या करना है, जैसे कि 16 जो है यहाँ पर हो जाएगा 2y प्लस 4x, ठीक है, हमने कॉमन ले लिए का स्क्वायर अपॉन नीचे ले लेंगे 16x का स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर इनटू यहाँ पर आ जाएगा 4x माइनस 2y, जैसे का वैसा लिख देना है। इसके बाद 2y प्लस 4x यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 2y प्लस 4x, अभी 2y प्लस 4x जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा, 2y प्लस 4x कट गया। उसके बाद बचा क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। तो आगे की यहाँ पर एक बच जाएगा, स्क्वायर है तो, ठीक है। हम आगे इसकी प्रोसेस कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जो है 2y फिर से बच जाएगा, 2y प्लस 4x, ठीक है, अपॉन क्या था 16x का स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर इनटू 4x माइनस 2y अपॉन यहाँ कुछ नहीं मतलब यहाँ एक है, ठीक है। आप सबको पता होना चाहिए कोई भी नंबर हो उसके नीचे में एक होता है, इतना आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। आगे की प्रोसेस क्या हो जाएगी, 16 जो है अभी 16 अगर यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब 2y प्लस 4x इंटू 4x माइनस 2y, ठीक है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो है 16x का स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर यही आता है। तो इससे ये कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। मैं डायरेक्ट नहीं लिखा हूं पर आप लोग कर सकते हो। 2y माइनस 2y क्या हो जाएगा, 2y माइनस 2y कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में 4x इंटू 4x 16x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और 2y क्या हो जाएगा माइनस 4y का x स्क्वायर, ये दोनों भी कट जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 1। तो इस प्रकार से जो आपको ये कर लेना है, इसका सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट। तो ऑप्शन नंबर 1 जो इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर 1 जो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा पेंसिल से टिक कर देता हूँ ताकि आपको आसानी जाए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 1 मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ऑप्शन नंबर 1 जो है इज योर आंसर। इसके पश्चात देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31। किसी मंदिर के वर्गाकृति मतलब इस प्रकार से वर्गाकार रहेगी, ठीक है। वर्गाकृति
परिसर की भुजा 40 सेंटीमीटर है, ये 40 सेंटीमीटर है, ये भी 40 हो जाएगी, ये भी 40 हो जाएगा और ये भी 40 हो जाएगा। उस प्रत्येक भुजा को लगकर उस भुजा इतनी ही समान भुजा वाली त्रिभुजाकार बगीचा है। त्रिभुजाकार बगीचा है मतलब अब यहाँ पर हम लोग को ऐसा त्रिभुजाकार बगीचा निकाल लेना है, ठीक है, उतनी ही भुजा वाली, ठीक है। इसकी भी लंबाई 40 हो जाएगी, इसकी भी 40 हो जाएगी, सेम इधर भी ऐसे निकाल लेना है आपको, ठीक है, ऐसे ऐसे। और इस प्रकार से त्रिभुजाकार क्या है, क्या बोला है, उस प्रत्येक भुजा को लगकर एक भुजा उस भुजा इतनी ही समान भुजा वाली त्रिभुजाकार बगीचा है। मतलब ये भी 40 हो जाएगा, ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40 और ये भी 40, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर जो है भुजा वाली त्रिभुजाकार बगीचा है, उस बगीचे के बाहरी भाग से जाने वाले रास्ते के बाहरी बाजू से कांटे वाली तार के 5 फेरे लगवाने पर सबसे पहले इसकी परिमिति निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर परिमिति क्या आ जाएगी, परिमिति बराबर देखो ये 40 अगर आप गिनोगे टोटल हो जाता है कितना टाइम, ठीक है, 40 का 40 है, इसका लेंथ जो 40 है, इसका भी 40 है, ठीक है, सबकी लंबाई 40 है। तो यहाँ पर ऐसा 8 बार हुआ है, ठीक है, 40 इंटू 8 कर दो तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा 320 मीटर। मतलब टोटल परिमिति जो 320 मीटर है, ठीक है दोस्तों। अब आपको इतना याद रखना है कि 320 मीटर ऐसे तार एक बार अगर लगाए तो 320 मीटर और 5 बार लगाए तो कितने बार होगा, तो 320 इंटू 5 कर देंगे तो यहाँ पर टोटल आ जाता है 1610, ठीक है। अब 1610 जो है इतना तार हमको लगेगा। अब तार की कीमत क्या है, यहाँ पे देखो लगवाने पर खर्च प्रति मीटर 80 रुपए, टोटल 1610 मीटर तार लगेगा और प्रति मीटर का रेट है 80 रुपए। यहाँ पर इंटू 80 कर दो तो आपको पूरा खर्चा है के दर से कुल कितना खर्च होगा, तो कुल कितना खर्च हो जाएगा तो यहाँ पर भी निकल जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली जो है 12 लाख यहाँ पर 8,800 जो है ये आपको रुपया खर्चा लगेगा। मतलब आपका ऑप्शन नंबर जो है 4th ये आपका यहाँ पर आंसर हो गया। मतलब 1,28,000 1,28,800 यहाँ पर आया आंसर आपका। 1,28,000 जो अप्रोक्सीमेटली आपको क्या लग जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज योर आंसर, ठीक है। नंबर 32 जो है एक साधारण ब्याज का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो साधारण ब्याज की पद्धति से 5% प्रति वर्ष के दर से 9,700 का 5% की दर से निवेश करने पर बैंक के द्वारा 4 वर्ष पश्चात मतलब 4 साल का, ठीक है, जितनी रकम वापस प्राप्त होंगी बटे 100 कर देंगे, ठीक है। तो हमको इसको यहाँ पर जो है हमको क्या मिल जाएगा, प्रतिशत मिल जाएगा, ठीक है। इसका जो भी ब्याज है वो हमको मिल जाएगा। तो टोटल ब्याज यहाँ पे आ जाता है, क्या आएगा, यहाँ पे 0 कट जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 1940। तो 1940 रुपए क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली 9700 के ऊपर का ब्याज हो जाएगा, ठीक है। कितने साल का, 4 साल का और 5% प्रति वर्ष सैकड़ा की दर से ये साधारण ब्याज निकाल लिया हम लोगों ने, ठीक है। साधारण ब्याज निकल चुका है अभी हमारा। देखो क्वेश्चन में जैसे जैसे प्रोसेस होती है वैसे वैसे आपको करते जाना है। जहां तक मैंने पढ़ा था यहाँ तक कि मैंने प्रोसेस कर दिया। 1940 रुपए इसका ब्याज जाएगा और टोटल रकम हो जाएगी तो 9,700 प्लस जो 1940 आपको जोड़ देना पड़ेगा। अब आगे क्या बोला है, उतनी ही रकम 2.5 वर्ष में प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत ब्याज दर से बढ़ोतरी करनी होगी, कितने प्रतिशत ब्याज दर से बढ़ोतरी करनी होगी। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, उतनी ही रकम प्राप्त करने के लिए उतनी ही रकम 2.5 वर्ष में, 5 वर्ष की रकम, अब सॉरी 4 वर्ष की रकम 2.5 वर्ष में प्राप्त करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रतिशत ब्याज दर कितना हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन से उठाते हैं। ऑप्शन से उठाने पे हमको जो है आसानी हो जाएगी। जैसे कि मान लो 5% प्रति वर्ष प्रति सैकड़ा का दर था, अभी हम लोग करते हैं इसको 8%, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन से उठा लेता हूं मैं, ऑप्शन नंबर तीसरा से उठा लेता हूं, या आप किसी से भी उठा लो, क्योंकि अगर देखो आप अगर पहला उठाते हो तो यहाँ पर 8% दिया है, 5 और 8 13% बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ 4% और यहाँ 2.5% है, इसका मतलब अंदाजा लगाना है कि भाई 2.5 या फिर 3 इसमें से कोई एक आंसर होगा आपका, ठीक है। तो ऑप्शन में से आपको उठाना पड़ेगा। तो ऑप्शन में से हम लोग उठा लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पर 9,700, ठीक है, इंटू 8 इंटू 2.5, ठीक है, 2.5 साल के लिए, ठीक है, बटे 100। तो यहाँ पे 2 0 कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1940। तो यहाँ पर 1940 हो गया, 8 वर्ष के लिए भी 1940 हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज योर आंसर, ठीक है। तो ये ऐसा आपको ऑप्शन से उठा लेना है, ताकि आपको ऑप्शन से उठाओगे तभी आपको आसानी जाएगी, अदरवाइज आपको बहुत तकलीफ जाएगी, ठीक है। तो 5 साल में 1940 ब्याज हो रहा था, वही जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है यदि उसका 8% कर दिए, मतलब 3% से बढ़ा दिए, तो क्या हो गया, सिर्फ 2.5 साल में जो उसका ब्याज जो 1940 हो गया, 1940 हो गया। इस प्रकार से आपको जो है कभी कभी ऑप्शन का भी यूज करके जो बड़े आसानी से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर 3 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज योर आंसर, ठीक है।
इसके पश्चात देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इसके पश्चात दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33, x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 और x प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 हो तो 4xy बराबर कितना। तो एक्चुअल में हमको यहाँ पर अभी जो है x और y का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो अब x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 49, तो हम लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ऐसे कि जैसे कि मान लो 10 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, क्योंकि 49 जो है इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 7, तो 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। अब उसके बाद अगर सेकंड जो है प्रोसेस क्या बताया कि x प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 169, ठीक है। अब x प्लस वाई मतलब अगर मान लो मैं कर दूं 10 प्लस 3 मतलब 13 जो है 13 का स्क्वायर है 169, तो यहाँ पर आ जाएगा 13, ठीक है। इस प्रकार से निकल चुका है x और y का मान अभी निकल चुका है, तो यहाँ पर हो जाएगा अभी x इज इक्वल टू 10 हो गया और y इज इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू एक्स इंटू मतलब x मतलब 10 इंटू 3 इज इक्वल टू हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया 4xy यही निकालना है मुझे 4xy कितना हो जाएगा 4 इंटू एक्स मतलब 10 आ गया, ठीक है। x का मान मैंने 10 ले लिया, ठीक है। तो 10 और इधर 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 400 गुना 3 क्या हो जाएगा 40 इंटू 3 तो 312 120 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर 4 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज योर आंसर। इसके पश्चात दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35, दिए गए निम्न पर्याय में से कौन से दो पर्याय की राशि पूर्ण वर्ग है, ठीक है। तो x का स्क्वायर माइनस 2, अभी आपको ये पता होना चाहिए कि a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी के बेस पे हम लोग निकाल लेंगे। अब यहाँ पर जैसे कि x दिया हुआ है, ठीक है, पहले ही ऑप्शन में x दिया हुआ है, देखते हैं कि ये सही पूर्ण वर्ग राशि है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग x माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, x अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, ठीक है, इंटू 1 अपॉन एक्स, ठीक है, प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। अब इसका आगे क्या हो जाएगा दोस्तों x का स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ ऊपर आ जाएगा 2x, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा 2x अपॉन एक्स, ठीक है, प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आगे क्या आ जाएगा आपका आंसर x का स्क्वायर माइनस 2 बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि x कट जाएगा। अभी माइनस 2 प्लस x का स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि ये 1 अगर हटा देंगे दोस्तों, यहाँ पर ऊपर का 1 हटा देंगे तो ये माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट चीज पता होना चाहिए इंडाइसिस के रूल के हिसाब से कि x जो है x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये आपको इंडाइसिस का रूल पता होना चाहिए, जिससे आप इसका आंसर बड़े आसानी से निकाल सकते हो। ये हो गया एक ऑप्शन नंबर पहला इज योर आंसर, फर्स्ट नंबर का ये आपका आंसर हो गया। उसके बच्चा जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर आंसर, ठीक है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या पूर्ण जो है वर्ग राशि है। अब इसके बच्चा जो है दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन भी जो है चौथा ही आंसर सही है, और यहाँ पर चौथा जो है सही पूर्ण वर्ग राशि है, चौथा भी इसका आंसर है। देख लेते हैं कैसे है वो चौथा, ठीक है। तो आप a प्लस बी ले लो, a प्लस बी का स्क्वायर ले लो, ठीक है। तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। अब देख लेते हैं कि a का स्क्वायर मतलब जैसे कि मान लो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 8a प्लस 4b 8a प्लस 4b का स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बेस पे जो हमारे को आंसर भी मिल जाएगा, क्या हो जाएगा 8 64 64 a का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा अब 2 इंटू a मतलब 8a इंटू 4b, ठीक है, प्लस 4b मतलब 16b का स्क्वायर। तो अभी आपका आंसर मिल चुका है 64a का स्क्वायर प्लस 8 2 16 और क्या हो जाएगा 64ab 64ab यहाँ पहले दे दिया गया है, ठीक है, और 64a का स्क्वायर यहाँ सेकंड नंबर भी दिया हुआ है, और उसके बाद प्लस में क्या है 16b का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इज योर आंसर, फर्स्ट एंड 4 इज योर आंसर। इस प्रकार से आपको कर लेना बड़ा ही आसान है, आपको इंडाइसिस के रूल्स पता होना चाहिए और उसी के बेस पे आप जो बड़े आसानी से निकाल सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देख लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से 8th क्लास के जो भी स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला ये वीडियो, आपको बड़ी ध्यान से देखना है कि कैसे सॉल्व किया गया है, ठीक है। अब इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला है 3x माइनस 5 इस सम संख्या के बाद आने वाली 8वीं विषम संख्या कौन सी होंगी, 8वीं विषम संख्या कौन सी होंगी ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 3x माइनस 5 है,
इस सम संख्या, ये एक सम संख्या होना चाहिए, एक सम संख्या होना चाहिए। कैसे होंगी? अभी 3 इंटू 1 करूंगा मैं, ठीक है, -5, तो 3 -3 में से 5 तो हो जाएगा नहीं, ठीक है, तो एक सम संख्या हमको मिलेगी नहीं। तो अभी यहाँ पर अगर मान लो मैं x इज इक्वल टू जो है x इज इक्वल टू 3 मान लिया, ठीक है, तो शायद सम संख्या मिल जाए। तो आपको यहाँ मानना पड़ेगा, ठीक है, x इज इक्वल टू आपको मानना पड़ेगा आपके मतलब अपने विवेक से, ठीक है। तो अगर मान लो 3 3 9, 3 इंटू 3 -5, 3 3 9 -5 क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा। मतलब एक जो है मेरे को यहाँ पर सम संख्या मिल चुकी। इस सम संख्या के बाद क्या बोला है? 3x - 5। इस सम संख्या के बाद आने वाली 8वीं विषम संख्या, 8वीं विषम संख्या मतलब अभी 4 के बाद देखो, 4 के बाद जो है 8वीं विषम संख्या, पहली विषम संख्या तो 5 होगी, उसके बाद 7, फिर 9, उसके बाद फिर 11, फिर 13, फिर 15, उसके बाद 17, उसके बाद 19। अब देखते हैं कि 8वीं विषम संख्या है क्या? 1 2 के बाद आने वाले 8वीं विषम संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं विषम संख्या क्या हो जाएगी? 19, ठीक है। तो 19 यहाँ पर आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो 19 आंसर आने के लिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन नंबर सही रहेगा? 3x + 10, क्योंकि x मतलब हम लोगों ने माने थे 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 + 10 इज इक्वल टू 19, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग जो है बड़े आसानी से निकाल सकते हो। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 36 हो चुका है। अब इसके बच्चा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में ये जो है एक्चुअली हंसराज ने एक वस्तु बेचते समय विक्रय मूल्य, मतलब जो हम लोग बेचते हैं वो विक्रय मूल्य बोलते हैं उसको, ठीक है। विक्रय मूल्य में 384 रुपए से बढ़ाया होता तो 3% हानि होने के बजाय 5% लाभ होता, ठीक है। क्या बोला है? 3% हानि होने के बजाय 5% लाभ होता। इस आधार पर वस्तु की कीमत कितनी होगी? क्या बोला है कि 3% जो है और 5% की बात है, मतलब 3% की जगह अगर वो 5% करता, ठीक है। तो क्या बोला है? हंसराज ने एक वस्तु बेचते समय विक्रय मूल्य, मतलब बेचने वाला मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य में 384 रुपए से बढ़ाया होता तो 3% हानि होने के बजाय मतलब 5% लाभ होता। 3% हानि होने की वजह 3 और 5 8, ठीक है। तो आपको क्या करना है? टोटल यहाँ पर 8% निकाल लेना है। कितना? 8% निकाल लेना है, ठीक है। तो आपका आंसर मिल जाएगा 384 का जो 8% कितना होगा? तो यहाँ पर जो है x ले लेना है, x इंटू 8/100। हमारा आंसर मान लो क्या है? x है। उस आधार पर वस्तु की कीमत कितनी है? मान लो x है और 100 में से 8% बराबर कितना हो जाएगा? 384, ऐसा बोला गया, ठीक है, 384। तो x मतलब क्या? तो यहाँ पर हमारा आंसर आता है 4800, 4800, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 इज योर आंसर। क्या बोला है कि हंसराज ने एक वस्तु बेचते समय विक्रय मूल्य में 384 रुपए से बढ़ाया होता, विक्रय मूल्य में बढ़ाया होता 384 रुपए एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो 3% हानि होने के बजाय, मतलब 3% हानि प्लस 5% लाभ। अगर 3% प्लस 5% इसलिए किया गया है क्योंकि 3% हानि करोगे तो उसको लाभ मतलब हानि नहीं होगी, ठीक है, वो उसका रियल मतलब उसकी इनकम होगी और उसके ऊपर उसने 5% कमाया, मतलब 3% प्लस 5% मतलब 8% जो है ये आपको आगे बढ़ाना है। तब इस आधार पर वस्तु की कीमत कितनी होगी वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो 384 रुपए से बढ़ाया होता तो 3% हानि होने के बजाय, मतलब 3% हानि प्लस 5% लाभ, ये दोनों भी आपको मिक्स करना पड़ेगा। 384, तो यहाँ पर जो है x इक्वल टू क्या हो जाएगा? उस वस्तु की कीमत इंटू उसका 100 में से 8% बराबर जो है 384 रुपए, बराबर है। तो यहाँ पर टोटल x इक्वल टू हो जाएगा 4800 रुपए। इस प्रकार से आपको आंसर निकालना है। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका आंसर है। विद्यार्थी दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? एक्चुअली जो भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पर आधारित जो भी आपका टॉपिक है उस टॉपिक को और भी ध्यान से देखना होगा और समझना होगा, तब बड़े आसानी से आप इसको निकाल पाओगे। और एक्चुअली एग्जाम में अपना माइंड लगाना, प्रेजेंट और माइंड लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। शॉर्टकट आपको यूज करना है, क्योंकि अगर आप बाय प्रोसेस बहुत लंबा निकालोगे तो ऐसे में नहीं आएगा, आपको दिमाग लगाना होगा, दिमाग लगाना होगा, तभी आपको आपका आंसर मिलेगा। यहाँ पर क्या बोला देखो, आपको समझ लेना है कि 3% हानि, अगर हानि न होती हुए 3% हानि प्लस लाभ दोनों भी लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्या बोला है? हंसराज ने एक वस्तु बेचते समय विक्रय मूल्य में 384 रुपए, अब विक्रय मूल्य मान लो x है एग्जाम्पल, प्लस, ठीक है, 384 रुपए, ठीक है। तो अभी इसने बोला है कि 3% हानि होने के बजाय, मतलब यहाँ पर हानि हो जाती तो ये 3% प्लस उसमें फायदा कितना हुआ? 5%, मतलब 8%, 8% जो है वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो x इंटू 8% इज इक्वल टू 384, ऐसा निकालना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पर सही आंसर मिलेगा, ठीक है। मतलब लाभ प्लस हानि उन दोनों को भी आपको लेकर के 8% लेकर निकालना पड़ेगा उसका, ठीक है। तो x का जो भी x है
384 जो x इंटू 8/100 384 आपका यहाँ पर आंसर आ चुका है। ठीक है, इस प्रकार से इसके पश्चात जो क्वेश्चन नंबर देख लेना, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 में संलग्न आकृति जो है ABCD दी हुई है, ABCD दी हुई है। इस पतंग आकृति का कर्ण BD के कारण दो त्रिभुजों में विभाजित होने से कौन सी कसौटी के सर्वांग नहीं हो रहा है? कौन सी कसौटी सर्वांग नहीं हो रहा है? भू को भू हो रहा है, भू 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 हो रहा है, भू को भू, कोण गुना भुजा गुना भुजा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कर्ण भुजा, ये आपका ऑप्शन जो चौथा जो है ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये आपका आंसर है, क्योंकि यहाँ पर जो है समकोण नहीं है और ये जो है इसलिए आपका जो कर्ण भुजा ये आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इज योर आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39। इकबाल के पास जो 28,500 रुपए है, उसके पास कुछ 2,000 और कुछ 500 रुपए के दो प्रकार के नोट है, मतलब 2,000 के और 500 के नोट है कुछ। ठीक है, तो 500 रुपए के नोटों की संख्या निम्न में से कौन सी हो सकती है, ये पूछा गया है। ठीक है, अगर मान लो 2,000 की उसके पास 14 नोट है और 500 की एक नोट है, राइट, ऐसे ही मानेंगे हम लोग। 14 नोट मतलब 2800 प्लस 500। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या बोला है, 500 की एक नोट बोला गया है, तो यहाँ पर वो तो एक नोट है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो उसके बाद 13 नोट है, कितनी की, 2,000 की, 26, तो ये कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, 5 मतलब ये 2,000, 26, 27, 28 और 28,500 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद मान लो उसके बाद अब अपने पास ये भी आंकड़ा नहीं है, मतलब ये भी आंकड़ा नहीं है, बोले तो क्या बोला है, नोटों की संख्या निम्न में से कौन सी हो सकती है 500 रुपए की, तो यहाँ पर 5 ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, तो अब आप मान लो कि उसके पास अगर 12 नोटे हैं, कितने 12 दूनी 24,000 हो गया, प्लस अब यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पर ये 12 नोटे और ये 9 नोटे ले लो, तब भी जो है मामला बराबर नहीं हो रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर में से हमारा आंसर नहीं आ रहा है, 500 की नोट 9 नहीं है। अब उसके बाद ले लो कि मान लो 11 नोटे जो है, 11 दूनी 22,000 और इधर हो जाएगा 13। ठीक है, 13 हो गया, तो अभी देख लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, इस सब में +4 कर देना है, +4 +4 +4, ऐसे आपको बढ़ते जाना है। तो 11 दूनी 22, 22 और ये कितना हो जाएगा, 12, 6, 22 और 6 28, 28,500। ठीक है, 13 नोटे, अभी 13 नोटे है क्या, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में है क्या देख रहे होंगे आप, तो वो आपको नहीं मिल रही है। ठीक है, तो 500 रुपए के नोटों की संख्या निम्न में से कौन सी हो सकती है? 500 रुपए के नोटों की संख्या पूछा है आपने, वो 2,000 के नोटों की संख्या नहीं पूछा है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, इसके बाद में आगे की प्रोसेस करना है। यहाँ पर अगर मान लो ये मान लो नोटे कितनी है, 10 है, और ये 13 का क्या हो जाएगा, +4 कर दो, तो यहाँ 17 कर दो। ठीक है, तो उसके बाद ऐसे ही बढ़ाते जाओ, यहाँ पर हो जाएगा 9, इसको हम लोग कर देंगे +4 और यहाँ +4, तो यहाँ हो जाएगा 21। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ पर हो जाएगा 25। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो अभी यहाँ पर जो है, अगर यहाँ पर भी +4 कर दिए तो यहाँ पर 2,000 की 8 नोट है और 500 की अगर 25 नोट है, तो जो है यहाँ पर हो जाता है 16,000। ठीक है, ये 16,000 प्लस 25 मतलब कितना हो जाएगा, ये 12,500, 12,500, तो यहाँ पर हो जाएगा 28 और ये 500, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इज योर आंसर। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर हमारा आंसर मिल चुका है 28,500। तो यहाँ पर हमको एक्चुअली 500 की नोट निकालना था, तो यहाँ पर जो 500 की नोट को 4-4 नोटों से बढ़ाना है। ठीक है, और 2,000 की नोटों को जो है एक-एक क्रम से घटाना था, तो इस प्रकार से हम बड़ा आसानी से निकाल लिए कि यहाँ पर जो है 8 नोट जो है 2,000 की रहेगी और 25 नोट जो है ये 500 की रहेगी, तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर आंसर। ओके, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ऑप्शन नंबर 2 इज योर आंसर। इस प्रकार से दोस्तों आपको अपना दिमाग लगाना है, ट्रिक लगाना है और जो है आसानी से निकाल लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला है, करनी में देखो 1 - k 25, यहाँ पे देखो यहाँ पे दिया हुआ है √1 - k अपॉन 25 इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, हो तो k इज इक्वल टू क्या, k मतलब क्या, ये आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखो क्या कर लेते हैं हम लोग, इसको अगर हम लोग ऐसे कर देते हैं, ब्रैकेट में करनी में 1 - k अपॉन 25 का इसको स्क्वायर कर देते हैं, ध्यान 4/5 इसको भी स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि हमको करनी को काटना है। ठीक है, करनी को काटने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये और ये कट जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या 1, मैं इधर आगे की ओर लिख दे रहा हूं ताकि आपको दिखे। ठीक है, इधर लिख देते हम लोग, क्या हो जाएगा 1 - k अपॉन 25 इज इक्वल टू 16/25, इस प्रकार से हो गया। अब इसके आगे की प्रोसेस क्या हो जाएगी, अब इसको आगे की प्रोसेस अगर आप करोगे तो हो जाएगा 25 - k, ठीक है, अपॉन 25 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16/25। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कर लेंगे, क्योंकि 25 1 जा 25 और माइनस के इस प्रकार से लिख दिए गए और 25 को जैसे वैसे यहाँ लिख दिया गया। ठीक है, अब इसके पश्चात तो k इज इक्वल टू आपको यहाँ मिल चुका है 25 - 16, 25 - 16।
तो यहाँ पर k इक्वल टू आ गया है आपका 9, k इक्वल टू 9। तो देखो आपके ऑप्शन में जो है यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका आंसर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोला है कि 4 मीटर ऊंचाई वाले किसी वर्गाकृति कमरे का क्षेत्रफल 49 वर्ग मीटर है। एक वर्गाकृति जो है यहाँ पर एक कमरा है, उसका जो है उसकी हाइट जो है 4 मीटर है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि वर्गाकृति आकृति जो होती है उसका यदि क्षेत्रफल निकाला जाए तो भुजा का वर्ग मतलब 49 है, मतलब यहाँ पर भुजा क्या है, भुजा बराबर 7, भुजा बराबर 7 है, ठीक है। 7 वर्ग मीटर, 7 मीटर 7 मीटर, ठीक है। अब 7 मीटर है, इसका मतलब इसकी लंबाई जो 7 मीटर है और इसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर, मतलब एक दीवार का क्षेत्रफल अगर निकालो आप तो क्या हो जाएगा, भुजा लंबाई गुना ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 4 गुना 7, ठीक है। ये हो जाएगा एक का क्षेत्रफल, मतलब एक दीवार का क्षेत्रफल। ऐसी कितनी दीवारें, 1 2 3 और 4 दीवारें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 728 28 इंटू 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 112 मीटर, ठीक है। टोटल क्षेत्रफल जो है 112 मीटर हो जाएगा, ठीक है, चारों दीवारों का मिला के। अब वह प्रति वर्ग मीटर का रेट क्या है, 300 रुपए, प्रति वर्ग मीटर पे 300 रुपए लग रहा है। 112 इंटू 300 कर लो, बस आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ 2 जीरो दे देना है, 3 दूनी 6, इसके बाद 3 एक 3 और 3 एक 3, मतलब 33,600 ये आपका आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बड़ी आसानी से आप इसका आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है 3 इज योर आंसर। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 42, हानि के 4 गुना विक्रय कीमत, विक्रय कीमत कितनी, 4 गुना है। हानि के 4 गुना विक्रय कीमत, मतलब हानि जो है, अगर मान लो हानि जो है x है, ऐसा आपको मानना ही पड़ेगा। और हानि और लाभ मतलब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, हानि और लाभ, इसके ऊपर जो बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे गए, देख रहे होंगे आप। हानि जो है क्या बोला, हानि के 4 गुना विक्रय मूल्य, मतलब विक्रय मूल्य अगर मान, विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य 4x है, ठीक है। हानि अगर x है तो विक्रय मूल्य 4x है। इसका मतलब अगर खरीदी मूल्य जो है, तो हमारा खरीदी मूल्य क्या हो जाएगा, खरीदी मूल्य हो जाएगा हानि प्लस विक्रय मूल्य, मतलब 5x, ठीक है, राइट। अब ये तीन चीजें मिल चुकी है कि हानि के 4 गुना विक्रय कीमत पर होने वाले व्यवहार में से विक्रेता को होने वाली हानि कितने प्रतिशत होंगी, ठीक है। अब विक्रेता ने का खरीदी मूल्य कितना है, सबसे पहले वो है 5x, ठीक है, खरीदी मूल्य है 5x, उसमें से हानि कितनी हुई है x, मतलब परसेंट में निकालना है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस x अपॉन 100, ठीक है। 100 में से कितना परसेंट, ठीक है, प्रतिशत होंगी, हानि कितने प्रतिशत होंगी ये पूछा गया, परसेंट में निकालना है तो x अपॉन 100 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 का 5 और 20 पंचे 100, तो यहाँ 20 आ जाएगा, x माइनस x, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 20। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर पहला ये आपका आंसर है, ठीक है। तो 20% जो है उसको क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर पहला फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर आंसर, ठीक है। पेपर में मैं टिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पेपर खराब हो जाएगा, ठीक है, और इसी वजह से मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर लिख के दे रहा हूँ, आप समझ जाओ। यदि आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आपको कमेंट्स में लिख देना है कि आपको क्या कंफ्यूजन है, आपका कंफ्यूजन जो क्लियर किया जाएगा। बट हानि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए, मैक्सिमम क्षेत्रफल पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, शंकु आकार वाले तंबू की ऊंचाई 21 मीटर है। जैसे कि शंकु के आकार वाले तंबू की ऊंचाई जो 21 मीटर है होने पर पृष्ठभाग की परिधि 176 मीटर है। अब आपको परिधि का फार्मूला पता होना चाहिए कि परिधि जो है, परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए 2 पाई आर, और भी इसके फार्मूले है। बट तो उस खाली तंबू में कितनी घन मीटर हवा समाएगी, मतलब इसके अंदर इसकी घनता देखना है, ठीक है, इसके अंदर कितनी हवा समाएगी ये हमको पता करना है। तो यहाँ पर 2 पाई आर इक्वल टू कितना है, परिधि 176 है, ठीक है। अब R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू हमको यहाँ पर मिलेगा R इक्वल टू 28 मीटर, 28 मीटर अगर आप निकालते हो तो R इक्वल टू 28 मीटर हो जाएगा। अब हमको निकालना पड़ेगा इस शंकु का घनफल, अगर इसके अंदर की हवा कितनी है वो निकालना है तो आपको शंकु का घनफल निकालना पड़ेगा, शंकु का घनफल। तो शंकु का घनफल जो है, तो इसका फार्मूला क्या है देखो, अब R आपको मिल चुका है 28 मीटर मिलेगा, ठीक है। तो शंकु का घनफल बराबर 1/3, ठीक है, इंटू पाई आर का स्क्वायर और h, ठीक है। अब ये सब ये फार्मूला है, इस फार्मूले में अगर आप डाल देते हो सभी, ठीक है, जैसे कि 1 × 2 22/7 और आर का स्क्वायर मतलब 28 का स्क्वायर और हाइट मतलब 21 मीटर, ये सब कुछ आपके पास है, ठीक है। तो ये डालने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा 17,248, ठीक है, 17,248 घन मीटर, ठीक है, घन मीटर हवा समाएगी।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर आंसर। सामने की प्रोसेस विद्यार्थियों आप भी कर सकते हो, ठीक है बच्चों। आप सामने की प्रोसेस कर लेना इस फार्मूले के आधार पे, और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 17,248। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, प्रति शेयर 500 रुपये की दर से खरीदने पर टेक्चन को 3% कमीशन के साथ 46,350 रुपये का खर्च आता है। देखो तो 100 पे जो है दोस्तों यहाँ पर 3 हो गया, 100 पे 3 मतलब 3% मतलब 100 पे 3, तो 500 पे जो है कितना हो जाएगा, 5 3 15, ठीक है। तो 100 पे 3 रुपये कमीशन है, तो 500 पे 15 रुपये कमीशन है, तो कमीशन के साथ, ठीक है, कमीशन के साथ मतलब 100 पे 3 तो 500 पे 15, तो अगर एक शेयर जो है 500 का है उस पर 15 रुपये कमीशन भी मिलता है उसको, ठीक है। मतलब वो एक शेयर पे कमीशन मिलता है 15 रुपये, इसका मतलब एक शेयर की कीमत कितनी हो गई, 515 रुपये। एक शेयर की कीमत कितनी हो गई, 515 रुपये। कमीशन के साथ 46,350 रुपये का खर्चा किया, मतलब टोटल उसने शेयर कितने खरीदा, 46,350 रुपये की, ठीक है। यहाँ पर जो है बाय मिस्टेक जीरो नहीं लिखा गया है, पर 46,350 रुपये का उसने शेयर खरीदा। एक शेयर की कीमत जितनी 515 रुपये थी, तो दोस्तों सोच लो आप कि कितने का हो जाएगा, 90 रुपीज़ के। 90 जो है उसने शेयर खरीदा, टोटल शेयर उसने कितने खरीदा, 90 शेयर खरीदा। एक शेयर की कीमत थी 515 रुपये, तो 500 रुपये की दर से खरीदे पर टेक्चन को 3% कमीशन के साथ, ठीक है, 3% कमीशन के साथ मतलब एक शेयर 515 का हो जाएगा। 100 पे 3 मतलब 500 पे 15, और 515 का एक शेयर हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 46,350 जो है रुपए के टोटल उसको जो है 515 के हिसाब से 90 शेयर मिल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है 2 हमारा आंसर है। उसने टोटल कितने शेयर खरीदा, 90 शेयर खरीदा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर आंसर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 45, एक वर्ग आकृति की भुजा यह दूसरे वर्ग आकृति के 30 सेंटीमीटर माप वाले कर्ण से सर्वांगसम है, तो उन दोनों वर्गाकृति के क्षेत्रफल संबंधी गलत कथन निम्न में से कौन सा है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सोचना है। पहला, दोनों वर्ग का क्षेत्रफल समान नहीं है, ठीक है, दोनों वर्ग का क्षेत्रफल समान होगा भी नहीं, तो यहाँ पर जो ये सही है। एक वर्ग आकृति है कि भुजा यह दूसरे वर्ग आकृति के 30 सेंटीमीटर माप वाले कर्ण से सर्वांगसम है, ये ऐसा बोला गया। भुजा यह दूसरे वर्ग के आकृति की, मतलब यहाँ पर एक जो है एक वर्गाकृति का जो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक्चुअल में यहाँ पर 900 हो जाएगा, ठीक है, एक वर्गाकृति का, और दूसरा जो है उसका हो जाएगा 450, ठीक है। तो यहाँ पर माप वाले कर्ण के सर्वांगसम है, तो उन दोनों वर्गाकृति में क्षेत्रफल संबंधी गलत कथन निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 इज योर आंसर। दोनों वर्ग का क्षेत्रफल समान नहीं है, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से आधा है। देखो आधा है दूसरे का, ठीक है, दूसरे का है, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल जो है पहले वर्ग की अपेक्षा आधा है, क्योंकि इसकी भुजा जो है 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, 30 सेंटीमीटर बोला है, तो इसका हिसाब से जो है लंबाई गुना चौड़ाई करोगे तो यहाँ पर 900 हो जाएगा, ठीक है, उसका क्षेत्रफल। और यदि आप दूसरे का क्षेत्रफल निकालोगे, ठीक है, 30 सेंटीमीटर माप वाले कर्ण से सर्वांगसम है, तो उन दोनों वर्गाकृति का क्षेत्रफल संबंधित गलत कथन निम्न में से कौन सा होगा। तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से आधा है, ये भी सही है। तीसरा, पहले वर्ग का क्षेत्रफल दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल से 900 वर्ग सेंटीमीटर से अधिक है, नहीं 450 से अधिक है। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग से 450 वर्ग सेंटीमीटर से कम है, बराबर है। तो यहाँ पर जो है तीसरा ऑप्शन जो है आपका रॉन्ग आंसर है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आपको निकाल लेना है, ठीक है। यहाँ पर लंबा न बताते हुए यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर बताया जा रहा है, ताकि आपको आसानी जाए इसमें, ठीक है। इस प्रकार से निकाल लेना है। पहले ही बोला कि एक वर्ग आकृति की भुजा या दूसरे वर्ग आकृति के 30 सेंटीमीटर माप वाले कर्ण से सर्वांगसम है, 3 सेंटीमीटर माप वाले कर्ण से सर्वांगसम है। मतलब यहाँ पर क्या बोला है कि भुजा इसकी भी 30 सेंटीमीटर है, मतलब इसका 900 हो जाएगा, और दूसरे का निकल रहा है 450, ठीक है। इस प्रकार से आपको निकाल लेना है, और इसके आधार पे आपको एक कथन देख लोगे आप, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा जो है आपका रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो और भी डिटेल में इसके जो आप टॉपिक में जाकर के इसको निकाल सकते हो, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए शॉर्टकट में समझाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 47, घड़ी के घंटे की सुई व मिनट की सुई इसमें अधिक कोण तैयार हो तो ऐसे समय दर्शाने वाले दो पर्याय कौन से हैं। तो आपको यहाँ पे बता दूँ कि घड़ी आपको इसे निकाल लेना है, ठीक है, या घड़ी देख करके भी आप पता कर सकते हो कि यहाँ 9, यहाँ 12, यहाँ 3 और यहाँ पर जो 6। तो आपको इसके हिसाब से अंदाज़ लगाना है कि 4:05, तो यहाँ पर जो है 4 हो जाएगा, यहाँ 5 है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, ठीक है। और यहाँ पे काटा रहेगा, उसके हिसाब से आपको लगाना है कि 4:05 पे अधिक कोण बनता है क्या, ठीक है। 4 जैसे कि 4 बजा है, 4:05 पे अधिक कोण बनता है क्या, तो ये से अधिक कोण बनता है। क्या बोला है कि घड़ी के घंटे की सुई व मिनट की सुई इसमें अधिक कोण तैयार हो, ऐसे
समय दर्शाने वाले 2 पर्याय चुनना है। तो आपको यहाँ पर जो है 1/20 जो है, अगर 1/20 आप लेते हो तो आपको जो है 1/20 पर अधिक कोण बनता है क्या, तो वो नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा और ऑप्शन नंबर दूसरा 11/40, जैसे 11 और 40, तो 11/40 पर जो है अधिक कोण बनता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर जो है 3 ये आपका आंसर है। आप ये घड़ी को देख करके भी आप कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे माप के भी आप निकाल सकते हो, बहुत आसान है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर की देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, एक किताब का 5/9 भाग तथा 68 पेज पढ़ने पर 92 पेज शेष रह जाते हैं, तो उस पुस्तक में कुल कितने पेज है, ये यहाँ पर प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि टोटल जो है x पेज है, x = 5/9 प्लस 68 पेज। ठीक है, 68 पेज पढ़ने पर मतलब 68 प्लस कोई प्लस करना पड़ेगा, उसके बाद प्लस 92 पेज जो है शेष रह जाते हैं, तो 92 भी प्लस कर देना पड़ेगा। तो एक किताब का 5/9 भाग तथा 68 पेज तथा 92 पेज, इस सभी को हमको जोड़ देना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो हमको x मिल जाएगा। पुस्तक में कुल कितने पेज है, यहाँ पर जो है 360, ये आपका आंसर आ जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज योर आंसर दोस्तों। ठीक है, अगर आप इसको पूरा सॉल्व करते हो तो यहाँ पर ये आंसर आता है। एक किताब का 5/9 भाग, ठीक है, 68 पेज प्लस 92 पेज जो बचा हुआ है। ठीक है, इन सबको यदि आप जोड़ देते हो दोस्तों, तो उस पुस्तक में कुल कितने पेज है, वो 360 यहाँ पर आपका आंसर आ जा रहा है। ठीक है, 5/9 भाग प्लस 68 प्लस 92। ठीक है, इस प्रकार से 360 इज योर आंसर। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से बड़े आसानी से आप लोगों ने यहाँ पर इसका आंसर निकाल लिया हम लोग। दोस्तों यहाँ पर जो है ग्राफ पर आधारित कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जो बड़े आसानी से आप निकाल सकते हो। ठीक है, सभी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में कक्षा 8वीं की उपस्थित लड़कों की अपेक्षा उपस्थित लड़कियाँ कितने प्रतिशत अधिक है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियाँ कितने प्रतिशत अधिक है, इतना ही निकालना है दोस्तों। उपस्थित जो है यहाँ पर उपस्थित लड़कों की संख्या है, लड़के हैं 20। अगर आप ग्राफ देखते हो तो उपस्थित लड़के जो है वो 20 है। उसके पश्चात दोस्तों उपस्थित लड़कियाँ जो है वो भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो उपस्थित लड़के जो है यहाँ पर 20 है। ठीक है, जैसे कि आपने ग्राफ में देखे होंगे कि उपस्थित लड़के जो है यहाँ पर 20 है और लड़कियाँ जो है दोस्तों यहाँ पर है 22। अब क्या बोला, उपस्थित लड़कों की अपेक्षा उपस्थित लड़कियाँ कितने प्रतिशत अधिक है। अब लड़के 20 है तो 20 का और लड़कियां जो 22 है, दोनों में अंतर कितने का है, 2 का अंतर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख रहे होंगे आप, दोनों में अंतर कितने का है, 2 का है। तो 20 का जो है 10% मतलब ही होता है 20 का 10%। ठीक है, 20 का 10% कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और दोनों में अंतर 2 का है, मतलब 20 का 2 ये जो है उसका 10% हो जाएगा। ठीक है, 20 का 2 जो है ये क्या हो जाएगा, उसका 10% हो जाएगा। इसका मतलब लड़कों की अपेक्षा लड़के की अपेक्षा लड़कियां जो है 10% से अधिक है। ठीक है, यही पूछा है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप 0 कट जाएगा। ठीक है, ऐसा कट गया तो यहाँ पर बच जाता है 2 लड़कियाँ। ठीक है, 20 का 10% मतलब 2 लड़कियाँ। अब दोस्तों इसी के आधार पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर भी निकालना है, और यहाँ पर भी आपका आंसर ऑलरेडी निकल चुका है। पर यहाँ पूछा है लड़कियाँ कितने प्रतिशत अधिक है, प्रतिशत पूछा गया है। 2 लड़कियां मतलब कितना प्रतिशत, 20 का 2 लड़कियां, 20 में से 2 मतलब इसका हो जाता है, 2 का मतलब ही होता है कि 10%, तो मतलब ही 10%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा पहला। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर 1 इज योर आंसर। ठीक है, तो 10% से लड़कियां जो है वो अधिक है। इसके पश्चात दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है 51 हम लोग देख लेते हैं। लड़के तथा लड़कियों की कक्षा निहाय उपस्थिति देखने पर सबसे कम उपस्थिति कौन सी कक्षा की है, ये पूछा है। ठीक है, कम उपस्थिति कौन सी कक्षा की है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, सभी कक्षाओं का पहले उपस्थिति निकाल लेंगे दोस्तों। यहाँ पर कक्षा 5वीं के लड़के प्लस लड़कियाँ ये निकाल लिए। ठीक है, 22 प्लस 26 जो है 48। उसके बाद कक्षा 6वीं के 20 प्लस 18 38। उसके बाद कक्षा 7वीं के 20 प्लस 24 44। उसके बच्चा कक्षा 8वीं के 20 प्लस 22 टोटल जो है 42। इस प्रकार से टोटल दोस्तों उपस्थिति कौन सी कक्षा की है, मतलब सबसे कम उपस्थिति। तो आप देख रहे होंगे 6वीं कक्षा की उपस्थिति सबसे कम है। यदि आप ग्राफ देखोगे तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर बड़े आसानी से निकाल लोगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है,
तो छठवीं कक्षा की उपस्थिति सबसे क्या है, कम है दोस्तों। इस प्रकार से इसके पश्चात देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 780 का 25% बराबर 1950 का यम प्रतिशत होगा। 1950 का यम प्रतिशत होगा तो यम कितना, यम बराबर कितना, ये पूछा गया है। ठीक है, तो 780 का पहले 25% हमको निकाल लेना होगा। यम प्रतिशत होगा तो यम बराबर कितना, तो सबसे पहले दोस्तों हमको निकालना होगा 780 का जो है 25%, 780 का 25%, और ये जो है यम प्रतिशत होगा किसका, 1950 का यम प्रतिशत होगा, वो भी हम लोग निकाल लेते हैं। सबसे पहले 780 का 25% निकालेंगे तो हो जाता है 78 इंटू 2.5, मतलब 78 इंटू 2.5 का आंसर आ जाएगा हमारा 195.5। अब ये 1950 का देखो 780 का 25% बराबर कितना निकल चुका है हमारा 195.0, ये हमारा आंसर निकल चुका है दोस्तों। अब इसके बच्चा देखना है हमको कि यहाँ पर जो है आगे देख लेंगे कि 1950 का ये कितना प्रतिशत है, 1950 का ये कितना प्रतिशत है। तो आपको जहाँ तक आप प्रतिशत जानते हो तो आप बड़े आसानी से निकालोगे कि 195 जो 10% है। ठीक है, तो आपको बहुत बड़ी प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। इस 780 का 25% ये 195 है, और 195 जो 1950 का 10% है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 10% यम बराबर 10%, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर पहला ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10% यम इज इक्वल टू 10%, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसके पश्चात देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53। दो क्रमशः सम संख्याओं का लसावी 312 हो तो उस संख्याओं का योगफल कितना होगा, ये पूछा गया। दो क्रमशः सम संख्याओं का लसावी 312 हो तो उस संख्याओं का योगफल कितना होगा। यहाँ पर जो है दोस्तों लसावी 312 है, तो उन संख्याओं का योगफल जो है कितना होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 ये आपका आंसर है। ठीक है, 50 आता है इसमें। दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो है आपको भी सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इज योर आंसर है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन जो है आपको भी कर लेना है, देख लेना है कि ऐसी कौन सी दो क्रमशः सम संख्या है जिसका जोड़ जो है वो 50 होता है और उनका लसावी जो है 312 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 इज योर आंसर। ठीक है, अब इसके बच्चा जो है हम लोग आगे देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या बोला है कि दिए गया संख्या रेखा में सभी बिंदु एक समान अंतर पर है, सभी बिंदु एक समान अंतर पर है, तो UR माइनस QT बराबर कितना। दिए गए संख्या रेखा में सभी बिंदु एक समान अंतर पर है, UR माइनस QT इज इक्वल टू कितना, ये पूछा गया है। अब देख लेते हो आप UR में डिफरेंस कितने का है दोस्तों, वो आपको निकाल लेना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे डिफरेंस हम लोग निकाल रहे हैं कि UR में डिफरेंस जो है UR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। अब उसके बाद पूछा है QT में डिफरेंस कितने का, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 का डिफरेंस है। टोटल दोनों में जो है आंसर हमारा 2 आ रहा है, कितना 2 का डिफरेंस। अब यहाँ पर हमको निकालना है कि 2 का डिफरेंस वाला कौन सा है, तो आप देख रहे होंगे कि RS जो है RS इसमें 2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर आंसर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों इस प्रकार से बड़े आसानी से हम लोगों ने यहाँ पर इसका आंसर निकाल लिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पर क्या बोला है कि ये आयु पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि माँ की आयु लड़की की आयु से दुगुनी होगी। 5 वर्ष पूर्व माँ की आयु लड़की की आयु से 2 गुना होंगी, तो इसकी वर्तमान आयु क्या हो जाएगी। अगर मान लो लड़की की आयु मैंने मान लिया x है, आयु लड़की की आयु से दुगुना होंगी। अगर मान लो लड़की की आयु x है तो उसकी माँ की आयु 5 साल पहले कितनी रही होंगी, 2x + 5 करेंगे तो मतलब वर्तमान आयु आ जाएगी। 2x + 5 मतलब उसकी माँ की वर्तमान आयु हो गई। ठीक है, अब लड़की की आयु अगर निकालना है तो x + 5 हो जाएगा। यहाँ पर एक्चुअली माइनस गलती से आ गया है, तो x + 5 हो जाएगा। ठीक है, लड़की की आयु, आज की वर्तमान आयु लड़की क्या हो जाएगी, x + 5। अब इन दोनों का रेशो क्या है वो भी हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, 2x + 5 ये इसकी माँ की आयु हो जाएगी 2x। ठीक है, 2x + 5, x मतलब जो है यहाँ पर लड़की की आयु है, ये आपको समझ लेना है कि x मतलब लड़की की आयु है। ठीक है, और 5 वर्ष पूर्व की माँ की आयु
लड़के की आयु से क्या आती है, 2 गुना आती है, मतलब 2x + 5 और लड़की की आयु हो जाएगी x + 5। तो आज की आयु का रेशो क्या है उनका 11, माँ की आयु का रेशो और बेटी की आयु का रेशो जो है क्या है 11/6। तो हम लोग देख लेते हैं 11/6 है, ठीक है। यहाँ पर जो है x + 5, यहाँ पर देखो अभी मैंने सुधार दिया है कि x + 5 जो है यहाँ पर लड़की की आयु हो जाएगी आज की वर्तमान आयु, ठीक है। और इन दोनों का रेशो क्या है 11/6। अब आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, ये वर्तमान आयु है, ठीक है। 2x उस समय 5 साल पहले 2x, मान लो x जो है लड़की की आयु थी तो उसकी माँ की आयु जो है 2x थी, प्लस आज वर्तमान में +5 कर देंगे तो उसकी वर्तमान आयु हो जाएगी, ठीक है। और x + 5 ये लड़की की वर्तमान आयु हो जाएगी। इस प्रकार से वर्तमान आयु और उसका रेशो मैंने लिख दिया है। मानो कि लड़की की आयु जो है बेटी की आयु क्या हो जाएगी x। इस प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ मानना होता है कि मानो कि बेटी की आयु जो है x है। अब आगे की प्रोसेस कर लेंगे, बड़ा आसान है। अब क्या हो जाएगा 6 को मल्टीप्लाई करो 2x + 5 से इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 × x + 5, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है, इस इक्वेशन को, बड़ा ही आसान है। क्या हो जाएगा अभी 6 × 2 12x + 6 × 5 30 बराबर 11x, ठीक है। 11x + 11 × 5 55, यहाँ पर आ जाएगा 55। अब बड़ा आसान है, आगे आप क्या कर लेंगे 12x - 11x, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 55 - 30। अब x बच जाएगा, ठीक है, ओनली 1x बच गया। अब x इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों 25। तो देखो बड़े आसानी से हमारे यहाँ पर आंसर निकल चुका है। यहाँ पर जो है आपको मानना है सही ढंग से, और सही ढंग से जो है आपको यहाँ पर रखना है समीकरण को, तभी आपका जो आंसर सही आएगा। तो 5 साल बाद दोनों की आयु में कितने वर्ष का अंतर होगा ये पूछा है। सबसे पहले अब मैं क्या करूँगा दोनों की आयु निकाल लूँगा। वैसे आपको भी निकालना है, दोनों की आयु निकाल लूँगे। जैसे कि माँ की आयु 2x + 5 था वर्तमान आयु, मतलब उसकी वर्तमान आयु क्या है पहले वो देख लो आप। 2x मतलब 2 × 25 + 5, तो क्या हो जाएगा 55। माँ की आयु जो है 55 साल की है, ठीक है। 2x + 5 मतलब उसकी माँ की आयु हो जाएगी 55 साल। अब उसकी बेटी की आयु अगर हमको निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वो आएगा x + 5 मतलब बेटी की आयु, तो 25 + 5 मतलब 30, ठीक है। दोनों में अंतर कितना है, ये बेटी की आयु हो गई, ठीक है, 55 प्लस अब ये माँ की आयु, ऊपर वाली 55 जो है ये माँ की आयु है और बेटी की आयु है 30। अब दोनों में अंतर है मात्र 25 का, मतलब 5 साल बाद में भी 25 का अंतर रहेगा, आज भी 25 का है, कल भी 25 का ही अंतर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों 2 जो है ये आपका आंसर है। इस प्रकार से दोस्तों बड़े आसानी से यहाँ पर हमारा आंसर निकल चुका है क्वेश्चन नंबर 55 का, ठीक है। इस प्रकार से आपको आंसर निकाल लेना है। कोई भी आयु पर अगर क्वेश्चन आने दो आपको मानना पड़ेगा, अगर आप मान लेते हो तो बड़े आसानी से आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 55 जो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 56 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56 में क्या बोला है वो देख लेना हमको। a + b = 13। अब a + b = 13 और उसी संख्या को a और b को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आना चाहिए, ठीक है। a b = 36 और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर पे कितना होगा ये पूछा गया दोस्तों। a + b = 13। अब यहाँ पर जो है और a × b = 36 और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब कितना ये पूछा गया है। मतलब यहाँ पर a और b का मान निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं कि a और b को प्लस करने के बाद 19 आना चाहिए, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद 36 आना चाहिए, ठीक है। तो 9 + 4 मतलब 13 हो जाएगा दोस्तों, और 9 × 36 9 × 4 करूँगा तो 36 हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद 9 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 9 9 81 81 + 16, ठीक है, मतलब 97, टोटल आ जाएगा 97। तो 97 दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इज योर आंसर, ठीक है। इस प्रकार से आपका आंसर अभी यहाँ पर निकल चुका है दोस्तों। इसके पश्चात जो है देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 के बाद 57 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 जो है निम्नलिखित में से 2 गलत कथन चुनिए, यहाँ बोला गया है। तो सबसे पहला से लेकर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें देखो आप पहला देख रहे होंगे, सभी पूर्णांक संख्या या निश्चित संख्या नहीं होती, ये एकदम गलत कथन है। सभी पूर्णांक संख्या या निश्चित संख्या होती है, ठीक है। दूसरा, कुछ परिमेय संख्या या पूर्णांक संख्या होती है, तो ये कथन दोस्तों सही है, ठीक है, ये कथन सही है। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर आपका आंसर आएगा दोस्तों पहला और तीसरा, ये दोनों भी कथन जो है गलत है, ठीक है। और 2 गलत कथन चुनने बोला गया है। कुछ परिमेय संख्या या पूर्णांक संख्या होती है, सही है।
कुछ परिमेय संख्या या पूर्णांक संख्या होती है, एकदम सही है। अब इसके पश्चात दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा भी आप देख रहे होंगे, सभी परिमेय संख्या या पूर्णांक संख्या होती है, तो ये भी गलत कथन है दोस्तों। तो दो गलत कथन चुनने बोला था, तो पहला और तीसरा ये आपका आंसर होगा। कुछ पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, ये ऑप्शन सही है। मतलब ऑप्शन नंबर पहला और तीसरा दोस्तों ये आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर है पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर पहला और तीसरा, ये दो गलत कथन है दोस्तों। तो इस प्रकार से बड़ा ही आसान है, आपको संख्याओं के बारे में जानकारी है तो आप इसका आंसर सही सही लिख पाओगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58, एक छात्र को संकलित मूल्यमापन में विषयानुसार प्राप्त अंक नीचे दिए गए तालिका में दिए गए प्राप्त अंक का मध्यमान ज्ञात कीजिए। यहाँ बोला है मध्यमान ज्ञात करना है। विषय और गुण दिए हुए मराठी, हिंदी, गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, इन गुणों को आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेना है दोस्तों। आप अगर असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हो, सबसे पहले 32, उसके बाद 36, फिर 40, फिर 44 और फिर 48, सभी में देखो आप अगर देख रहे होंगे तो 4 का डिफरेंस है, सेम डिफरेंस है। और इसी वजह से यहाँ पर मध्यमान जो है बीचों बीच कौन सी संख्या आ रही है, 40 मतलब 40। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है आपका आंसर है। बट दोस्तों इसका और एक तरीका है जिसमें आप इसका आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि आपको मध्यमान निकालने बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मध्यमान निकालने का और एक तरीका है जो कि बेहतरीन तरीका है। इसमें आपको क्या करना है, इसका औसत निकाल लेना है। तो सभी सब्जेक्ट को आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। सभी सब्जेक्ट के मार्क जो है, गुण जो है, उनको आपको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद उसको जितने सब्जेक्ट है उससे आपको डिवाइड कर देना है दोस्तों, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद यहाँ पर जो सबको जोड़ देते हो अगर आप, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 200/5, तो 5 × 20, ठीक है। इस प्रकार से 40 यहाँ पर आपका फिर से ये भी यही आंसर आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो ये आपका आंसर होगा दोस्तों। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 59, इसमें बोला है संलग्न आकृति में रेख ए बी, ये जो है समांतर है सी डी से, ठीक है। ए बी समांतर है सी डी से और उनकी दो तिर्यक रेखाएं हैं, ठीक है। अब इसमें मेजरमेंट आप RGC दिया हुआ है दोस्तों, आप RGC यहाँ पर दिया हुआ है। मेजरमेंट आप RGC कहाँ पर है, RGC ये दिया हुआ है 50। तो दोस्तों इसका करस्पॉन्डिंग एंगल जो है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है EFO इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर RGC दोस्तों 50 है, इसका मतलब EFO ये भी 50 हो जाएगा, ठीक है। इसी को हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। संगत कोण जो है हम लोग को उसको सर्वांशम ले लेना है, मतलब समान ले लेना है। तो मेजरमेंट आप कोण RGC = 50 डिग्री। तो मेजरमेंट आप कोण RGC = मेजरमेंट आप कोण OFE या EFO हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। ये संगत कोण है। संगत कोण ये समान होते हैं दोस्तों, सर्वांशम होते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है RGC अगर 50 है, इसका मतलब कोण EF जो है ये भी क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। EFO मेजरमेंट आप कोण EFO = 50 डिग्री। अब दोस्तों EFO यदि 50 डिग्री है तो उसका जो रेखीय युगल कोण जो है, लाइनियर एंगल कौन सा है, SFE। तो ये अगर 50 है तो दोनों मिलाकर जो है लाइनियर एंगल जो है वो 180 का होता है दोस्तों, ठीक है। तो रेखीय युगल कोण 180 का होता है, तो 180 - 50 कर देंगे तो 130 जो है ये हमारे को मिल जाएगा। इसका आंसर किसका, रेखीय युगल कोण, इसे बोलते हैं रेखीय युगल कोण, ठीक है। अब दोस्तों इसमें जो है हमको अभी मेजरमेंट आप कोण SFE या EFO = 50 अगर डिग्री है तो इसका मतलब ही हो जाए दोस्तों देयरफॉर SFE कितना हो जाएगा, मेजरमेंट आप कोण SFE हो जाएगा दोस्तों 130 डिग्री। अब SFO यदि 130 डिग्री है दोस्तों, तो इसका मतलब अब आगे भी हम लोग इससे निकाल सकते हैं इसी के बेस पे कि SFO जो है SFE जो है ये हमको मिल चुका है। SFE बोलो या A बोलो, SFE हमको मिल चुका है, ठीक है, वो 130 डिग्री है। अब दोस्तों इसके पश्चात हमको निकालना क्या है, मेजरमेंट आप कोण SFB, ठीक है। तो ये भी दोनों रेखीय युगल कोण है, ठीक है। जैसे कि SFE और SFB ये दोनों भी रेखीय युगल कोण है। तो SFA = अगर मान लो 130 है तो SFB = 50 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। अब SFB = क्या है, PEA, क्योंकि दोनों भी क्या है, संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर SFB 50 डिग्री है, इसका मतलब PEA भी 50 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। अब हमको जो मेजरमेंट चाहिए था वो दोनों भी मिल चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर SFA माइनस मेजरमेंट आप PEA। अब SFA कितना है दोस्तों, SFA आपको ऑलरेडी मिल चुका है। SFA मैंने जैसे कि बताया आपको वो 30 डिग्री है।
और PEA ये 50 डिग्री है, 50 डिग्री है। इन दोनों को यदि माइनस करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर बड़े आसानी से हमारा आंसर मिल चुका है, ऑप्शन नंबर 2। देखो दोस्तों, आपको शायद नीचे का दिख नहीं रहा है, ठीक है, आपको दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर है। 130 माइनस 50 अगर आप करते हो तो आपका आंसर मिल जाता है। दोस्तों ये बड़ा ही आसान था। आपको जो है मैथ में जो चैप्टर नंबर 2 है इंग्लिश अपना मैथ में पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, उसी से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 8th के सिलेबस से आपको मैथ में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं दोस्तों, तो आपको ध्यान देना है। 130 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री। इस प्रकार से दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आंसर निकल चुका है। और आपको जो है मैथ की पढ़ाई अच्छे से करनी है। तो इस प्रकार से दोस्तों 59 क्वेश्चन हो गया। इसके पश्चात 60 नंबर का क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। इसमें क्या बोला है, 4b माइनस 2a प्लस 5 माइनस 3b माइनस 9 प्लस 5a माइनस 4 प्लस 3b माइनस 2a इज इक्वल टू कितना, ये पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पर सभी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको निकाल लेना है और ठीक है, इसमें प्लस माइनस करना है, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे कि सबसे पहले 4b माइनस 2a प्लस माइनस 9 लिख दिया हमने, ठीक है, माइनस 9 लिख दिया मैंने। अब इसके पश्चात दोस्तों अलग अलग कैटेगरी के मैंने अलग अलग लिख दिया। 4b वाला अलग, a वाला अलग, और जिसमें मतलब वेरिएबल नहीं है वो अलग लिख दिया। माइनस 3b, 4b माइनस 3b भी है, और प्लस 4a है माइनस 4, ऐसा आप लिख दो। उसके बच्चा दोस्तों नेक्स्ट क्या है, और भी कुछ बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, जैसे कि b की कैटेगरी में 3b फिर से बचा हुआ है, 3b प्लस माइनस 2a प्लस 5। अब दोस्तों इनको आपको क्या कर देना है, घटा देना है। इस प्रकार से घटा दोगे, यहाँ पर ये कर गया, 4b बच गया। उसके बच्चा दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस यहाँ पर 3 प्लस 2, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं अभी क्या आपका आंसर आ जाता है। यहाँ पर a बच जा रहा है, ठीक है, 3 में से 2 गया तो 1 बच जाएगा, ओनली a बचेगा। और दोस्तों यहाँ पर देख लो माइनस 9 और माइनस 4, ठीक है, यहाँ पर भी आपका आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आंसर आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअली यहाँ बाय मिस्टेक 5 लिख दिया गया है, पर यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा माइनस 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 13, ठीक है, माइनस 13 और माइनस प्लस 5, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 8। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाता है माइनस 8, क्योंकि यहाँ पर जो बड़ी संख्या का चिन्ह जो है क्या है, 13 है, इसका मतलब यहाँ पर माइनस 8 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 4b प्लस a माइनस 8, ऑप्शन नंबर 4 इज योर आंसर। यहाँ पर आ चुका है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 इज योर आंसर। तो बड़ा आसान है दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा समय लग जाता है और आपको इसकी बार बार प्रैक्टिस करना है, तो 100% आपको इसका सक्सेस मिलेगा। देखो बी वाली कैटेगरी से ए वाली कैटेगरी, और फिर जो है सिर्फ यहाँ पर जो है कांस्टेंट जो है उसकी कैटेगरी, इन सभी को आपको घटा देना है। इसके आधार पर आपका आंसर निकाल लेना है दोस्तों। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 60, इसके पश्चात दोस्तों हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61। इसमें क्या बोला है, 5% प्रति सैकड़ा प्रति वर्ष की दर से 5,000 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, तथा उसके बाद पूछा है चक्रवर्ती ब्याज में कितने रुपए का अंतर होगा। सबसे पहले हमको निकालना होगा यहाँ पर साधारण ब्याज, ठीक है, जो 5 प्रति सैकड़ा प्रति वर्ष की दर से 5,000 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर उसका फार्मूला क्या है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 गुना 5,000 गुना, इसको आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बटे 100। तो यहाँ पर जो साधारण ब्याज दोस्तों देखो 500 रुपये निकल चुका है, ठीक है, साधारण ब्याज हो जाएगा यहाँ पर 500 रुपये। अब इसके आगे की प्रोसेस हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद क्या बोला है, चक्रवर्ती ब्याज। तो इसमें हम लोग निकालेंगे चक्रवर्ती मिश्रधन, जिसमें मूलधन भी ऐड होगा, ठीक है, मिश्रधन। इसका फार्मूला क्या है, इक्वल टू पी मतलब प्रिंसिपल, यहाँ पर लिख देना आपको उसका फार्मूला P1 प्लस R अपॉन 100 n पावर n लिख देना है, ठीक है। अब P मतलब प्रिंसिपल 5,000 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 105/100, 105/100, ठीक है, क्योंकि 100 × 1 × R 105/100, क्योंकि R मतलब 5 है, ठीक है, 105/100 100 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में n मतलब 2, यहाँ पर हम लोग 2 ले लेंगे, ठीक है। अब इसके पश्चात क्या करना है, आगे की प्रोसेस क्या है, 5,000
लिख देना है आपको 5000 इंटू 105/100 गुना 105/100, क्योंकि स्क्वायर है उसका, तो इसको 105/100 105/100 इतना कर देना है दोस्तों। इसके पश्चात जो है आपको जितना काटना है इसको काट सकते हो, ठीक है। इसके बाद जैसे कि आपको पता है कि 20-25 या 5-20 और 5-21 105 होता है, ठीक है। इस प्रकार से भी आप काट सकते हो, जिस तरीके से भी आप काट लो आपको आपका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर काटा जा रहा है ऐसे ही आपको भी काट लेना है दोस्तों, और काटने के पश्चात आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो सामने की अगर प्रोसेस आप करोगे तो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा 50 × 21, ठीक है। आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा 50 × 21/4, ठीक है, अपॉन 4 आ जाएगा काटने के पश्चात दोस्तों। और इसके पश्चात लास्ट में आपको आंसर मिलेगा, क्या मिलता है अभी आपको दिखेगा दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा नीचे जा रहा है, यहाँ पर काटा कैसे गया है वो भी आपको देख लेना। आप भी इसको बड़े आसानी से काट सकते हो, या 5000 × 21 करोगे अपॉन अगर आप 400 भी करोगे तो भी आपका आंसर मिलता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बच्चा दोस्तों क्या कर लेना है, यहाँ पर बच गया है 50 × 21/4। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो और 4 से डिवाइड कर देते हो दोस्तों, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर मिलेगा 5512.5। देख लेते हैं अब इसका आंसर आपको कैसे मिलता है, ठीक है। आप जैसे कि इसको काट लोगे प्रॉपरली तो आपको यहाँ पर आपका आंसर मिलेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये प्रोसेस करने के पश्चात आपको काट लेना है। थोड़ा सा यहाँ पर समय ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पर आएगा 5512.5। अगर आप कैलकुलेटर उठा के अगर डिवाइड करोगे तो भी आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है चक्रवर्ती मिश्रधन मिल चुका है। चक्रवर्ती मिश्रधन है 5512.5, ठीक है। उसमें से हमको सबसे पहले मूलधन जो है माइनस कर देना है। तो दोस्तों उसमें मूलधन अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो कितने रुपए का अंतर ये बोला गया है चक्रवर्ती ब्याज में और किसमें, साधारण ब्याज में। 512 रुपये जो है ये हमारा मिल गया अभी चक्रवर्ती ब्याज, और साधारण ब्याज है 500। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है दोस्तों 12.5 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर आंसर। तो इस प्रकार से दोस्तों बड़े आसानी से आपको निकाल लेना है, ठीक है। यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज साथ ही साथ साधारण ब्याज, तो चक्रवर्ती ब्याज का मिश्रधन का यहाँ पर जो फार्मूला यूज करके वहाँ से मिश्रधन आपको मतलब मूलधन आपको माइनस कर देना है, तो आपको चक्रवर्ती ब्याज मिल जाएगा, और साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का डिफरेंस आपको निकाल लेना है। इसके पश्चात जो क्वेश्चन नंबर 62 हम लोग देखेंगे। नंबर 64, एक वृत्त के सबसे बड़ी जीवा की लंबाई 7 मीटर है। सबसे बड़ी जीवा बोले तो क्या होता है, उसकी व्यास, ठीक है। सबसे बड़ी जीवा की लंबाई कितनी है, यहाँ बोला गया है कि सबसे बड़ी जीवा जो है उसकी लंबाई जो है वो 7 मीटर है, ठीक है, 7 मीटर है। तो उस वृत्त में 2.1 मीटर अंतर में होने वाली समांतर जीवा, 2.1 मीटर अंतर में होने वाली समांतर जीवा, मतलब मान लो यहाँ पर एक 2.1 की दूरी पर जो 2.1 मीटर की समांतर दूरी पर होने वाली एक समांतर जीवा है, ठीक है। होने वाली समांतर जीवा की लंबाई कितने मीटर होंगी, इसकी लंबाई निकालना है, ठीक है। इसकी लंबाई निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी ये तो आपको पता है कि ये आपको हाइट पता है, ठीक है। अब इसकी लंबाई निकालना है, तो लंबाई निकालना है तो यहाँ पर इसकी अगर लंबाई पता चलती है तो आपको इसकी लंबाई आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिज्या जो है 7 यहाँ पर जो है 3.5 हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय जो है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 3.5, ठीक है। ये कर्ण है ना, स्क्वायर इज इक्वल टू 2.1 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आधार का जो है आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 12.25 माइनस 4.41, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको मिल जाएगा आधार इज इक्वल टू रूट जो है 7.84, इसका मतलब ही हो गया 2.8। इस प्रकार से जो है ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर हमारा समांतर जीवा की लंबाई कितने मीटर होंगी, यहाँ पर हमको आंसर मिल चुका है 2.8, मतलब जो है इसका आधार जो है ये आधार हमको मिल चुका है। तो आधार कितना है, तो आधार इसका जो 2.8 है, 2.8। यहाँ पूछा गया है अंतर में होने वाली समांतर जीवा की लंबाई कितने मीटर होंगी।
पूरे जीवा की लंबाई पूछी गई है। इसका मतलब क्या होगा, 2.8 प्लस 2.8 क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 की 6 हासिल की 1 4 5 5.6। तो 5.6 जो है आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका आंसर होना चाहिए, क्योंकि पूरी जीवा की लंबाई पूछा गया, सिर्फ आधार की नहीं। ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 2 इज योर आंसर, क्योंकि पूरे जीवा की यहाँ पर लंबाई पूछी गई। हमने ये वाले निकाले थे, ठीक है, इसके और इसके आधार पर हमने ये वाले निकाले थे। और ये दोनों जो है ये समान दूरी पर, क्योंकि केंद्र बिंदु से खींची गई है लंब परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब ये और ये समान रहेगी। ये अगर 2.8 है तो ये भी 2.8 होंगी, और पूरी जुआ की जो लंबाई कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर 5.6 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 जो इज योर आंसर। उसके बच्चा क्वेश्चन नंबर 65। इसके बच्चा देखिए क्वेश्चन नंबर 65 दोस्तों। इसके बच्चा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। इसमें पूछा गया है कि जब 16 का पावर 3 है इज इक्वल टू 4 और यहाँ पर k माइनस 5, ठीक है, होगा, तो k इज इक्वल टू कितना, ये पूछा गया है, ठीक है। तो हमको क्या कर लेना है, 16 का क्यूब कितना होता है 4096 इज इक्वल टू यहाँ पर जो है रूट में 4, यहाँ लिख देना है k माइनस 5, ठीक है, k माइनस 5। अब 4096 इज इक्वल टू रूट 4 जो है यहाँ पर k माइनस 5, तो 17 माइनस 5, 17 माइनस 5 कितना हो जाएगा 12। k इज इक्वल टू क्या दिया, देखो यहाँ पर अगर मान लो हमने यहाँ से उठाए हैं, मतलब ऑप्शन में से उठाना है, k इज इक्वल टू आपको ले लेना है ऑप्शन में से कोई भी एक, 17 माइनस 5 मान लिया मैंने कि 17, ठीक है। k इज इक्वल टू कितना है 17 है, ये मानो ये मान लेना है, ठीक है। 17 माइनस 5 ले लिए। इसके बाद देखो 4096 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा 1677, क्योंकि 4 का जो है 4 का पावर यदि मान लो कितना होगा 12 होगा, तो उसका आंसर आता है 777216। ये बहुत बड़ी संख्या है 4096। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो है स्क्वायर रूट जो है वो 4096 होता है। तो इस प्रकार से देखो 4096 इज इक्वल टू 4096 हो चुका है। इसका मतलब यहाँ पर जो है हमारा सही आंसर आएगा k इज इक्वल टू 17, k इज इक्वल टू 17। ऑप्शन नंबर जो है 4 इज योर आंसर। इस प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पर जो है क्वेश्चन का आंसर निकाल लेना है। यहाँ इसके बच्चा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। संलग्न आकृति में समबाहु चतुर्भुज जो है AFGH, ठीक है, इसका कर्ण जो है 28 सेंटीमीटर है, कर्ण 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब उस चतुर्भुज का कर्ण जो है 28 सेंटीमीटर है तथा उसके सभी शीर्ष बिंदु जो है, सभी शीर्ष बिंदु वो केंद्र वाले वृत्त पर है। वो जो केंद्र वाला वृत्त है उसके ऊपर उसके सभी शीर्ष बिंदु है। इसके पश्चात क्या बोला है, वृत्त में रंगित किए गए भाग का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा, ये हमको निकालना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग शुरुआत करेंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन है, और इस वृत्त पर जो भी शीर्ष बिंदु है और उसका केंद्र बिंदु जो है दोस्तों यहाँ पर वो है। सबसे पहले आपको वृत्त का जो क्षेत्रफल निकाल लेना है, और उसके पश्चात आपको समबाहु चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल सबसे पहले निकालेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों यहाँ आ जाएगा पाई आर का स्क्वायर। अब पाई मतलब आप सबको पता होना चाहिए उसका मान कितना है 22/7 इंटू आर, यहाँ पे दोस्तों 14 हो जाएगा, क्योंकि कर्ण जो है कर्ण का आधा जो है यहाँ पर आपका आर हो जाएगा, ठीक है। तो आर मतलब 14 इंटू 14, आर का स्क्वायर इसलिए 14 इंटू 14। इसके बच्चा दोस्तों आगे देख लेते हैं क्या हो जाएगा। 7 दूनी 14, 7 से हम लोग 14 को काट लेंगे, 7 दूनी 14, ठीक है। यहाँ पे समय भले ही लगेगा दोस्तों 44 इंटू 14, बट आपको जो है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपको अगर पेपर में सही आंसर लिखना है आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और आपको जो है सभी फार्मूले याद होना चाहिए। 44 इंटू 16 और 14, तो यहाँ पर जो है 616 हो गया, मतलब 616 जो है यहाँ पर दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल आ चुका है। वृत्त का क्षेत्रफल हमको यहाँ पर मिल चुका है। अब हम लोग निकालेंगे समबाहु चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोस्तों उसका जो है फार्मूला क्या है, 1/2 इंटू कर्ण का वर्ग, 1/2 इंटू कर्ण का वर्ग। ये जो है समबाहु चतुर्भुज क्षेत्रफल का फार्मूला है दोस्तों, इसी के बेस पे आपको कर लेना है। 1/2 इंटू कर्ण मतलब 28 है, 28 इंटू 28 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो 1/2 इंटू 28 का स्क्वायर, यहाँ पर जो है 28 का स्क्वायर हम लोग लिख देंगे, और 28 का स्क्वायर हम लोग लिख देंगे दोस्तों। अब इसके पश्चात आगे की प्रोसेस करेंगे। 1/2 इंटू 28 का स्क्वायर जो है ये हम लोग को निकाल लेना है। 1/2 इंटू 28 का स्क्वायर क्या हो जाएगा वो हमको निकाल लेना है। 28 का स्क्वायर दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 700, लिख लेते हैं कि 28 का स्क्वायर क्या आ जाता है। 28 का स्क्वायर दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा
784 यहाँ पर जो है इसका स्क्वायर आ चुका है। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, 784 को हम लोग 2 से काट देंगे, ठीक है, 2 से काट देंगे तो इसका हमको आधा मिल जाएगा। यहाँ पर जो है 392 हमारा संभव चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोस्तों 392 आ चुका है। वृत्त का क्षेत्रफल है 616 माइनस 392, ऐसा हम लोग कर लेंगे तो 616 माइनस 392 लगभग दोस्तों 210 के आसपास आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 6 - 2 अगर आप करते हो तो क्या आ जाता है, सबसे पहले देख लेते हैं। 6 - 2 करते हो तो 4 आ जाएगा। तो देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा। अब जो भी हमारा आंसर आएगा 392 को माइनस करने के बाद 614 माइनस 392 हम लोग करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा दोस्तों वो जो है ये वृत्त और संभव चतुर्भुज के बीच का जो भाग है, जो भी एक रंगा हुआ भाग है उसी के साथ साथ 4 भाग है इसे, तो उसमें 4 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमको एक रंगे हुए भाग का आंसर मिल चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 224 आता है। 616 माइनस 392 जो है इक्वल टू 224 को 4 से भाग दे दिए दोस्तों। तो यहाँ पर जो है हमको हमारा आंसर मिल चुका है ऑप्शन नंबर पहला 56। तो रंगा हुआ जो भाग है उसका जो है माप कितना होगा 56 वर्ग सेंटीमीटर, ये उसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो है बड़े आसानी से निकाले, बट आपको क्षेत्रफल का जो है सूत्र पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सूत्र पता नहीं है तो बड़ा तकलीफ हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 784 कैसे आया तो बता दे रहा हूँ। 2 से हमने 28 को काट दिया तो 14 गुना 28 करोगे तब भी आपको डायरेक्ट आपका आंसर मिल जाता है दोस्तों, ठीक है, 392। इस प्रकार से आप लोग आंसर निकाल सकते हो। और यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका आंसर है। तो इस प्रश्नों को अच्छे से समझ लेना दोस्तों। सबसे पहले सभी सूचनाओं को ध्यान से पढ़ लेना है, उसके बाद उसका आंसर आपको निकालना बड़ा आसान हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर आपका ये कंप्लीट हो चुका है, इसका आंसर भी आपको दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर जो है 784 को जो है यहाँ पर आंसर हमारा अभी निकल चुका है। कितना है 56, ऑप्शन नंबर पहला 56 ये हमारा आंसर है। और रंगे हुए भाग का 56 वर्ग सेंटीमीटर यहाँ पर आंसर निकल चुका है। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। शुरुआत करते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 68 जो है इसमें कुछ भिन्न दिए हुए है। इसमें से सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या इन दोनों जो है के बीच का अंतर निकालना है। छोटी संख्या में कितनी बड़ी है, दोनों के बीच का अंतर निकाल लेना है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है एक्चुअली शिष्यवृत्ति की ओर से इसमें सभी आंसर सही आंसर दिए गए हैं, बट फिर भी हम लोग यहाँ पर जो है निकालने की कोशिश करेंगे। देखते हैं यहाँ पर दिया हुआ है 5/14, उसके बाद 1/2, 7/15, 6/7 और 3/5। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले कि सबके बीच का डिफरेंस कितना है पहले वो भी देख लेना होता है। ना तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है ना तो यहाँ पर न्यूमरेटर सेम है। तो 5/14 जो है इसके पश्चात जो है यहाँ पर देखो सभी का लगभग जो है 5/14 में जो है क्या है कि इसका जो है न्यूमरेटर छोटा है। सभी में लगभग जो है न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है दोस्तों, ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं, आगे की प्रोसेस करते हैं हम लोग। अगर आप जो है 5 और 14 के बीच में 9 का डिफरेंस है, 1/2 में 1 का डिफरेंस है, और 7/15 में दोस्तों 8 का डिफरेंस है, और जो है 3/5 में जो है यहाँ पर जो है 2 का डिफरेंस है दोस्तों। इसका एलसीएम निकालना बड़ा ही मुश्किल है, और एलसीएम अगर हम लोग निकाल सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, बट एलसीएम निकालेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा और एलसीएम के बेस पे हम लोग जो है इसको बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद देख लेते हैं, ठीक है। 5/14 और जो है जैसे कि हम लोग देखते हैं सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या से कितनी बड़ी है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं 5/14। उसके पश्चात दूसरा हम लोग जो है फ्रैक्शन ले लेते हैं, भिन्न ले लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या हमको निकालना है अभी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाती है हम लोग देख लेंगे। और 1/2 ये देखो 5 दूनी 10 और ये 14, मतलब बड़ी कौन सी है दोस्तों 1/2 ये बड़ा है, ठीक है। 1/2 ये बड़ा है। अब उसके पश्चात जो है दूसरे से देख लेते हैं, मतलब 5/14 से 1/2 बड़ा है। अब 1/2 जो है 7/15 से बड़ा है कि छोटा है देख लेते हैं। 7 दूनी 14 और ये 15, तो 1/2 फिर से यहाँ पर बड़ा है, ठीक है। 1/2 7/15 से भी बड़ा है दोस्तों, ठीक है। अब उसके पश्चात 6/7 जो है 6/7 और 1/2 भी देख लेते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ पर जो है 7 का 7 और 6 दूनी 12, मतलब जो है यहाँ पर 6/7 जो है 6/7 दोस्तों ये बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर 12 और यहाँ पर आ रहा है 7, यहाँ पर जो 6/7 सबसे बड़ा होना चाहिए दोस्तों। अब फिर से 3/5 बचा हुआ है तो वो भी देख लेते हैं।
हाँ 3/5, 6×5 30 और 7×5 7×3 21, तो 6/7 जो दोस्तों ये सबसे बड़ा भिन्न है। 6/7 ये सबसे तो बड़ा भिन्न है। अब इसके पश्चात दोस्तों आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। क्या है, अब देखते हैं कि 5 जो है 5/14 इसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस है। हम लोग मानते हैं कि सबसे ज़्यादा डिफरेंस होने पर हम मानते हैं कि वही भिन्न जो सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो 5/14 हम लोग ले लेते हैं और देख लेते हैं दोनों का भी जो है हम लोग यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो देखो दोस्तों क्या हमारा आंसर आ रहा है। यहाँ पर जो है 5/14, तो यहाँ पर आ जा रहा है 12-5 कर दिए, तो यहाँ पर जो है 7 7×5 12 और ये देखो 1/2 ऑप्शन नंबर 4 जो है दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस जो है ये 1/2 है। ठीक है, अब अगर मैंने माइनस करके देखा और दोनों का डिनोमिनेटर सेम किया तो यहाँ पर आंसर मुझे मिला है 1/2। तो दोस्तों यहाँ पर जो है एक्चुअली स्कॉलरशिप में जो है यहाँ पर सभी आंसर को सही दिया गया है और इसे अगर हम लोग करने जाएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने जैसे कि करके दिखाया कि छोटा भिन्न बड़ा भिन्न मैंने निकाला और दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है मुझे यहाँ पर आंसर मिला है। बट आपको शिष्य भर्ती परीक्षा में लगभग सभी आंसर को सही आंसर बोला गया है, क्योंकि हो सकता है कि ये क्वेश्चन ही गलत हो। ठीक है, और इसीलिए सभी आंसर को आपको राइट आंसर दिया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपको कर लेना है भिन्नों का छोटा बड़ा। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी ऑलरेडी अपने साइट पर डाला है, आप वहाँ से भी देख लो कि कैसे जो है भिन्नों का छोटा बड़ा तय किया जाता है, निश्चित किया जाता है। और ये वो वीडियो अगर आप विस्तारित रूप से देख लेते दोस्तों तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे जो भिन्नों का छोटा बड़ा हम लोग निकाल सकते हैं। इसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर 68 क्वेश्चन नंबर 68 हमारा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। ठीक है, अब इसके पश्चात हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर आ चुका है। इसके पश्चात देखते हैं 69, क्वेश्चन नंबर 69। नाउ स्टार्ट। नंबर 69 में दिया है दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स के दोनों कर्ण परस्पर समकोण से द्विभाजित करते हैं। यह वाक्य को पूर्ण करने के लिए निम्न में से योग्य पर्याय चुनिए। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ये किसी की परिभाषा है, बड़े आसानी से आप यहाँ से निकाल सकते हो। यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन दिया है वर्ग, दूसरा संभव चतुर्भुज, तीसरा समांतर चतुर्भुज और चौथा दिया है पतंगाकृति। यहाँ पर दोस्तों आंसर है आपका संभव चतुर्भुज के दोनों कर्ण परस्पर समकोण में द्विभाजित करते हैं। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा संभव चतुर्भुज। ठीक है, इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 70 हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, क्या बोला है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या दिया है, दिए गए x और y दोनों प्रतलों का निरीक्षण करके दिए गए उचित पर्याय में से 2 पर्याय पहचानना है। 2 सही उचित पर्याय पहचानना है दोस्तों। यहाँ पर बिंदु FBC, यहाँ जो अलग अलग प्रतल के बिंदु है, दोनों ही प्रतल एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करके रेखा तैयार होती है। तीसरा बोला गया है बिंदु A, G और E यह एक ही प्रतल का अरेखीय बिंदु है, इस प्रकार से कहा गया है। चौथा है अरेखीय बिंदु है। ठीक है, अरेखीय बिंदु है और उसके बाद दोनों ही प्रतल एक दूसरे से परस्पर समांतर है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से 2 सही आंसर हमको चूज़ करना है दोस्तों। तो ऑप्शन दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हमारे आंसर है। इसके पश्चात देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। 71 क्वेश्चन नंबर 71। 8% की छूट प्राप्त होने के कारण अनिल के प्रति 3,750 रुपए कीमत की 2 वस्तुएं खरीदी। 8% की छूट, अब छूट निकालना है अगर दोस्तों आपको, तो छूट बराबर क्या होता है, अंकित जो मूल्य होता है, अंकित मूल्य, यहाँ पर अंकित मूल्य इंटू प्रतिशत छूट, ये आपको पता होना चाहिए। पहले छूट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या बोला है कि 8% की छूट प्राप्त होने के कारण 8% की छूट हुई है। छूट निकालना है अगर आपको, तो अंकित मूल्य इंटू प्रतिशत छूट आप करना पड़ेगा, तब आपको छूट मिलेगा। ठीक है, तो अंकित मूल्य क्या है आपको पता होना चाहिए कि 7,500, क्योंकि एक पुस्तक का अगर मान लो 3,750 है तो 2 पुस्तकों का 7,500 हो जाएगा। ठीक है, इंटू छूट कितनी है 8%, 100 पे 8 बराबर है, ऐसा लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जो 600 रुपये छूट है, 600 रुपये छूट मिल गया हमको। अब मुझे क्या पता करना है, 2 वस्तुएं खरीदी गई, तो अनिल के द्वारा विक्रेता को कितने रुपए देने पड़ेंगे, विक्रेता को मतलब बेचने वाले को। ठीक है, कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर आपको पता होना चाहिए कि विक्रय मूल्य क्या है। सबसे पहली बात वो निकालना पड़ेगा। अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य माइनस करना पड़ेगा आपको छूट, तभी तो आपको पता चलेगा ना कि वो कितना रुपए दे रहा है। छूट के साथ मिला है ना उसको 8%, तो अंकित मूल्य कितना है 7,500। ठीक है, 7,500 माइनस 600, यहाँ पर हो जाएगा 6,000
6,900 जो है ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। यही पूछा है अनिल के द्वारा विक्रेता को कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो 6,900 रुपये उसको देने पड़ेंगे, क्योंकि हमने यहाँ से छूट माइनस कर दिए। छूट कितना था, 8% की छूट प्राप्त होने के कारण 8% की छूट थी, तो मैंने 8% छूट जो है माइनस कर दिया हूँ। ठीक है, ये 600 रुपये जो है जो छूट थी वो मैंने माइनस। दोस्तों 7,500 जो है उसमें से 600 रुपये की छूट माइनस करने के बाद 6900 जो हमारा आंसर आ गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर है। ठीक है, इसके पश्चात देखते हैं 72, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 इसमें क्या बोला है दोस्तों, देखो संलग्न आकृति जो है EFG में बिंदु H, यह रेखा FG का जो है मध्य बिंदु है। ठीक है, मध्य बिंदु है। ऑप्शन 4 दिए हुए दोस्तों। यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, जब मेजरमेंट आप जो है EFH 45 डिग्री है, ठीक है 45 डिग्री है, और EG दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है EG 10√2, तो इसका मतलब EFB जो है 10√2 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कैसे इसको बनाया गया है। क्या दिया हुआ है यहाँ पर 45 दिया हुआ है। ठीक है, और ये 10√2 है। अगर ऐसा होता है दोस्तों, ये एक कोण जो है 45 डिग्री का है और एक 90 का है। ठीक है, यहाँ पर सब EH के ऊपर जो है समकोण बन जा रहा है। तो ऐसे समय दोस्तों इसको पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर आपको निकालना है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर यहाँ पर आपको आंसर निकाल लेना है। तो देख लेते हैं दोस्तों आगे प्रोसेस क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर जो अगर ये 10√2 है तो इसका आपका जो है इसकी जो हाइट है वो आपको मिल जाएगी 10। ठीक है, इसकी जो हाइट है वो आपको 10 मिल जाएगी दोस्तों। यहाँ समद्विभुज समकोण चतुर्भुज जो होते हैं के अनुसार, समद्विभुज जो है समकोण के अनुसार क्या होता है, अगर जो है इसका विकर्ण जो है 10√2 होता है तो उसकी जो ऊंचाई जो होती है मतलब EH जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप भी इसको कर सकते हो, बड़ा आसान है। अब इसके पश्चात जो है हम लोग जो है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन नंबर जो है 2 ये हमारा आंसर है। इसके पश्चात जो है क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोला है, m+9 m-5। ठीक है, m प्लस, यहाँ पर हम लोग कैसा करेंगे, सबसे पहले क्या हो जाएगा m का स्क्वायर प्लस 4m - 45। ठीक है, और इसके पश्चात माइनस m का स्क्वायर और उधर हो जाएगा 4m + 32। अब इसको सामने की प्रोसेस कर लेना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 8m - 13, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 8m - 13। क्यों, क्योंकि m2 और m2 जो है ये कट जाएगा, m2 - m2 ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 8m। ठीक है, 4m 8m और 45 - 32 हो जाएगा 13। तो 8m - 13 दोस्तों ये हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर आंसर, पहला ही हमारा आंसर हो चुका है। इसके पश्चात देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74, यहाँ पर जो है एक चतुर्भुज दिया हुआ है। उस चतुर्भुज के आधार पर आपको जो है इसकी परिमिति निकाल लेना है। परिमिति निकालना बड़ा ही आसान है। यहाँ पर जो आपको सभी का यहाँ पर माप भी दिया हुआ है, और इसमें सिर्फ आपको जो है पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके कुछ आपको निकाल लेना है, कुछ हाइट्स या कुछ लंबाई जो है इसकी लेंथ आपको निकाल लेना है। जैसे कि आपको जो है TR अगर आप निकाल लेते हो तो बड़े आसानी से आप जो है यहाँ पर जो है इसकी परिमिति निकाल पाओगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है 8 सेंटीमीटर ST जो है 8 सेंटीमीटर है, और PQ और SR ये दोनों भी समान है, सर्वांग सम है। इसका मतलब ये भी 70 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 8 सेंटीमीटर और ये 70 सेंटीमीटर होने के पश्चात दोस्तों आप TR निकाल लोगे। और अगर आप TR निकाल लेते हो तो यहाँ पर जो है PS और इसके बाद जो भी यहाँ पर हमको बिंदु मिलेगा नीचे में वो भी जो है 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि हम लोग आपको एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये 17 है, ये 8 है। ठीक है, तो ये भी 8 हो जाएगा, दैन ये जो है 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये वाली जो माप है वो आपको निकाल लेना है। तो वो आपको पाइथागोरस प्रमेय के आधार पे आप निकाल सकते हो दोस्तों, तो जिससे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको परिमिति निकालना है। सभी आसपास की भुजाएं हैं उनका योगफल आपको निकाल लेना है, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी आपका गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है। ठीक है, तो आपको 17 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर निकाल दोगे। ठीक है, दोनों का जो भी आएगा उसका स्क्वायर रूट निकाल लोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर आपका आंसर है। ठीक है, इसके बच्चा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75, 10% प्रति सैकड़ा प्रति वर्ष की दर से 10,000 रुपये का 2 वर्ष 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज
कितने रुपए होगा ये निकालना है आपको। तो यहाँ पर जो है क्या करना है आपको, फार्मूला कौन सा यूज करना है, ये चक्रवर्ती जो है, चक्रवर्ती मिश्रधन वाला फार्मूला यूज कर लेना है। और इसमें आपको एक चीज नोटिस करने वाली बता रहा हूँ आपको मैं, इसका फार्मूला क्या है आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो है प्रिंसिपल 1 प्लस यहाँ पे आता है सैकड़ा प्रमाण, मतलब जैसे कि यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर आपको 10 की जगह से 5 ले लेना है, बता रहा हूँ क्यों, बटे 100। और यहाँ पर जो है जो समय है वो 2.6 है, तो 2.6 की जगह आपको यहाँ 5 ले लेना है, लगभग अप्रोक्सीमेटली जो है आपका आंसर सही मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है 10,000, चलो इसके बच्चा जो है आपको क्या करना है 10,000 ले लेना है, मतलब मूलधन, और उसके बच्चा इनटू आएगा 105/100, ऐसा आपको 5 टाइम जो है मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, 105/100 गुना 105/100, ऐसा आपको 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 105 गुना बटे 10 100, 105/100, 105/100, 105/100, 1 2 3 4 5 टाइम आपको ले लेना है। ठीक है, और इसके पश्चात जो है आपको आगे की प्रोसेस कर लेना है, जिससे आपको क्या मिलेगा, चक्रवर्ती मिश्रधन मिलेगा। चक्रवर्ती ब्याज कितने रुपए होगा, क्या बोला 6 महीने का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, तो आपको लगभग जो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आपका आंसर मिल जाएगा। अप्रोक्सीमेटली मिलेगा, प्रॉपर नहीं मिलेगा, क्योंकि 6 वर्ष और 6 महीने का निकालना था, तो हम लोग उसको डबल कर दिए और यहाँ पर प्रतिशत को हमने जो है आधा कर दिए है। ठीक है, ताकि वो मेंटेन हो जाए। यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, 2705, ऑप्शन नंबर 4 इज योर आंसर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा था और मुझे उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर लगभग समझ में आए होंगे। और दोस्तों वीडियो आप पर अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक शेयर करना है, और यदि आप चैनल पर नए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद, जय वंदे मातरम।